बनाया कि नहीं बनाया आपने? अब मुझे बताइए कि हॉब्स का राज्य का विचार कैसा है? व्हाट इज हॉब्सियन आइडिया ऑफ स्टेट? कैसा है? अच्छा, जब राज्य की बात की जाए तो हॉब्स के फिर राज्य के विचार का मतलब है कि राज्य का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, यांत्रिक है या आंगिक है? ऑर्गेनिक है या मैकेनिस्टिक है? ऐसे अब मान लीजिए कि अच्छा, प्लेटो का राज्य कैसा है, यांत्रिक है या आंगिक है? ऑर्गेनिक। मिल का राज्य कैसा है, ऑर्गेनिक है या मैकेनिस्टिक है? क्या आवाज धीरे हो गई आप लोगों की? जब कॉन्फिडेंस कम होता है तो वॉल्यूम अपने आप नीचे हो जाता है। मैकेनिस्टिक, सही बात है। ऐसे आपको कीवर्ड, अगर आप किसी थिंकर को पढ़ लिया आपने तो प्लेटो को लाइन लिख लिया कि उसके राज्य का विचार कैसा है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, या एक दो फेमस सेंटेंस उसके कोटेशन कैसे हैं, उस आधार को अपने लेके कोई भी आंसर आपने लिख लिया। हॉब्स को आपने लिखा तो उसका बना लिया। अच्छा, मार्क्स का राज्य कैसा है, मशीन है या ऑर्गेनिक है? तो हॉब्स और मार्क्स में फिर क्या अंतर हुआ अगर दोनों के राज्य मशीन है तो? व्हाट इज, क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द हॉब्सन? इफ हॉब्सन स्टेट इज अ मशीन, Marxian state is a machine, then how we can draw distinction between Hobbesian and Marxian state? क्या अंतर होगा? अच्छा, अस्थायी और स्थायी का अंतर हो सकता है। उससे, हाँ, उससे भी जो बड़ा अंतर होगा कि मार्क्स ने कहा था कि राज्य क्लास इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र नहीं है, वर्ग यंत्र है, क्लास इंस्ट्रूमेंट है। जबकि इसका मतलब है इट इज नॉट ए न्यूट्रल आर्बिट्रेटर। जबकि हॉब्स ने कहा था ये तटस्थ है, निष्पक्ष है। जितने लिबरल्स मानते हैं उदारवादी राज्य को कैसा मानते हैं? न्यूट्रल, न्यूट्रल, इम्पार्शियल, लाइक एन अंपायर। तो जब आप की वर्ड्स बनाते हैं तो ऐसे सारे थिंकर्स को आप लिखिए, उसके पीछे फिर लिख दीजिए कि उनका ह्यूमन नेचर कैसा है, राज्य के बारे में विचार कैसा है। ऐसे तो सिनॉप्सिस बनती है। क्योंकि अगर आप सिनॉप्सिस दूसरे की यूज करेंगे तो वो आपके काम कभी नहीं आएगी। आपका नोट्स दूसरे का नोट्स आप काम नहीं आ पाएगा, आपका अपना ही नोट्स आपके काम आएगा। तो उसको अपने तरीके से फिर उसको मैनेज करिए कि कैसे हम इसको लिखेंगे। तो एक कंपैरिजन आप चार्ट बना लीजिए, राज्य लिखा, फिर प्लेटो ने क्या कहा, एरिस्टोटल ने, हॉब्स ने, लॉक ने, जितना पढ़ा उतना कर लीजिए। अच्छा, सवाल यह आजादी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में प्लेटो और एरिस्टोटल के क्या विचार है? व्हाट इज द प्लेटोनिक आइडिया अबाउट लिबर्टी? धीरे से क्यों बोल रहे हैं? प्लेटो जैसे लोग समुदाय की बात करते हैं तो स्वतंत्रता अधिकार के बजाय दे बिलीव इन ए ड्यूटी, कर्तव्य। अच्छा, संप्रभुता का विचार प्लेटो में कैसा है, सॉवरेंटी? अच्छा, संप्रभुता आधुनिक युग की देन है कि यूनानी? तो प्लेटो संप्रभुता की बात कैसे करेगा? अभी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए हर चीज रटने की आवश्यकता नहीं है। जब समझ के पढ़ेंगे, क्लासिफाई कर लेंगे, बेसिक पॉइंट आप बना लेंगे। तो संप्रभुता का विचार पहली बार किस थिंकर में आपको दिखा? हॉब्स में। वो दिन तो हमें पढ़ना नहीं है, हॉब्स में दिखा जो हमने पढ़ना है। बाकी अच्छा, जिन लोग, कई लोग ऐसे भी जो नेट एग्जाम देना चाहते हैं, नेट जेआरएफ देना चाहते हैं, उनके जो अलग कुछ क्लासेस हैं हम अलग अरेंज करा देंगे। जो नेट एग्जाम देना चाहते हैं, जो अलग से थिंकर्स वगैरह हैं। तो जब भी हम एक, अब जैसे कि संप्रभुता की बात करें तो कौन से हॉब्स ने पहली बार कही?
अच्छा, लॉक में संप्रभुता का विचार है या नहीं है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी इन लॉक? लॉक में संप्रभुता का विचार है या नहीं है? नहीं है। लॉक, क्योंकि लॉक इसी बात से हॉब्स ने संप्रभुता के नाम पे एब्सोल्यूट पावर को माना था। हॉब्स इवन सपोर्टेड एब्सोल्यूट पावर ऑन द नेम ऑफ सॉवरेंटी। तो लॉक संप्रभुता से डरता था, इसलिए उसने संप्रभुता शब्द का तो कहीं प्रयोग ही नहीं किया। और देयरफॉर लॉक प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इस वजह से लॉक के विचार में संप्रभुता का विचार नहीं है। कहने का मतलब है, जब ऐसे आप कीवर्ड बना लेंगे कि संप्रभुता का विचार कहां से आया, स्वतंत्रता किन लोगों ने कही, और अगर जीवन की बात कही तो हॉब्स में कैसा है, लॉक में कैसा है, मिल में कैसा है, मानव की विशेषता कैसी है, मार्क्स के हिसाब से मानव कैसा है, सामाजिक प्राणी है, अणुवादी है। कौन कौन से ऐसे विचारक आपने पढ़े जहां पे समाज एटोमिस्टिक है? हॉब्स, लॉक, मिल, एटोमिस्टिक, अणुवादी समाज है। तो कुछ चीजें आपको कौन से अपने ऐसे लोग पढ़े जो संवैधानिक शासन को मानते हैं? लॉक और मिल। इसलिए आपने देखा होगा कि एक सवाल आया था कि जब मिल की आजादी का सवाल पूछा गया था तो आपको शायद यह पता लगा था कि जो भी लिबरल होगा, दे ऑलवेज बिलीव दैट लिबर्टी कैन बी एंजॉयड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लॉ। बिना विधि की आजादी थोड़ी मिलती है। कोई उदारवादी व्यक्ति होगा ऐसी ही बात कहेगा। कहने का सीधा सा मतलब है, जब भी कोई विचार पढ़ते हैं उसके बाद अच्छे से क्लियरिटी के साथ कंपेरिजन कर लीजिए। रटने वाली टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तब जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल जीरो पर आ जाएगा। जो कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन इज मोर डेंजरस। नहीं आता वो अच्छा है। आने के बाद अगर कंफ्यूजन है कि इसमें से हौच पौच हो रहा है, तो वो चीजें फिर कंफ्यूजन दूर करने का तरीका ही यही है। अब सबको एक बैठ कंपेयर कर लिए, समाज के बारे में क्या कहा, राज्य के बारे में क्या कहा। एक बार आप कोशिश करिए और प्रॉब्लम आती है मैं आपको बताऊंगा, या मैं करवा दूं। हाँ देखो, हाँ मुझे पता था मैं करवा दूंगा, लेकिन फिर आपको इतना फायदा नहीं। एक बार थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग तो करिए। आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए। हमने कई एग्जाम्पल तो बता दिए, समाज बता दिया, राज्य बता दिया। अच्छा, अगला सवाल है, क्या हॉब्स ने सरकार को कैसा माना है? हॉब्स की सरकार का मतलब है राजा की निरंकुश शक्ति। लॉक की सरकार कैसी है? सेपरेशन ऑफ पावर, सीमित संवैधानिक। तो ऐसे ही बस बेसिक जो टर्म है। अच्छा, मिल की सरकार कैसी है? अब याद रखिए, जो भी उदारवादी होगा वो शासन कैसा मानेगा? सीमित संवैधानिक। और व्हेन मिल इज लिबरल, ऑटोमेटिकली मिल ऑल्सो बिलीव्स इन ए लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो जो भी उदारवादी होगा सीमित संवैधानिक शासन मानेगा। जो लिबरल होगा वो हमेशा आजादी की बात करेगा। और संयोग की बात है, ये हम थियरी में ही पढ़ते हैं। उदारवाद, समाजवाद, फिर थियरी में पढ़ेंगे, फिर बात रिपीट होगी। लेकिन ये काम आप थियरी में हम इसको रिपीट फिर करेंगे, लेकिन ये काम अपने से पहले आप करिए कि कैसे कंपैरिजन आप करेंगे। तो अगला शुरू करेंगे हम इंडियन थिंकर्स। कुछ अपने सवाल पूछे हैं? मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। मतलब सीधी सी बात यह है, यह नाट्य में शायद आपने पढ़ा होगा कि जहां तक मानव प्राकृतिक है, भाई सीधी सी बात है, वी आर ह्यूमन, वी आर नेचुरल। अच्छा, हम प्राकृतिक क्यों है? मशीन में नहीं बने हैं, नेचुरल। तो हम ही नेचुरल हैं या पशु पक्षी सब नेचुरल है? सब नेचुरल है। और देखिए, अब जरा सोच के देखिए, हमारी प्राकृतिक आवश्यकताएं होती क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। हमारी भी प्राकृतिक आवश्यकताएं बिल्कुल पशुओं जैसी होती हैं। जो पशुओं की फिजिकल नीड है, सेम फिजिकल नीड इज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग टू। लेकिन हम कहां पशुओं से अलग होते हैं?
अच्छा, प्राकृतिक क्या है? खाना खाना या दूसरे को खाना खिला देना? प्राकृतिक है खाना खाना, दूसरे को खिला देना अप्राकृतिक है। याद रखिए, मानव की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ये प्रकृति का भाग होते हुए अप्राकृतिक है। ह्यूमन बीइंग इज पार्ट ऑफ नेचर एंड हायर देन नेचर। तो मानव अप्राकृतिक कैसे है? कई बार लोग अपनी जान पे खेल के दूसरे को बचा लेते हैं। बताइए, पशु जगत में पहले जान है, प्रकृति क्या है? पहले अपने आप को बचाना चाहती है। अभी आपके आप मुंह के सामने में हाथ चलाऊं, आपकी पलकें झपक जाएंगी, नेचुरल होता है। आप अचानक कोई भयानक चीज देखेंगे, पैर अपने आप रुक जाएंगे, नेचुरल है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जान की परवाह नहीं करते, दूसरे की जान की परवाह ज्यादा करते हैं। दोस्तों, ये प्राकृतिक है अप्राकृतिक है? दैट इज ए ह्यूमन नेचर। और आप याद रखिए, कई लोगों ने जीवन भर कुछ खाया पिया ही नहीं। कई लोग बड़ी तपस्या में, साधु संत से आप देखिए, मैं खाया ही नहीं, जबकि हमारी सारी आवश्यकताएं तो प्राकृतिक है। इसलिए दैट इज ए ह्यूमन बीइंग। तो व्हेन वी आर अननेचुरल, व्हेन वी आर लीडिंग अ मॉरल वर्चुअस लाइफ, इसका मतलब ये होता है हम प्राकृतिक तो हैं, लेकिन प्रकृति को हम पार करते हैं, प्रकृति के बंधनों से ऊपर उठते हैं। क्योंकि जब हम मानवता की भलाई के लिए आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज सब में प्राकृतिक आवश्यकताएं तो एक जैसी हैं। इसलिए समुदायवादी अणुवादी समाज को कैसे स्वीकार करेगा? बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ये कहना चाहते हैं कि सम्राट के लिए भी शक्तिमान बन गया? नहीं होगा। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा है, पश्चिमी विचारधारा या तो प्लेटोनिक है या प्रति प्लेटोनिक, लेकिन कभी अप्लेटोनिक नहीं रही। इसका शायद पर मैंने बताया था, फिर आपको याद दिला दें। प्लेटो के जो लोग फॉलो करते हैं, फांसीवादियों ने किसको फॉलो किया? किसको फॉलो किया? मार्क्स ने साम्यवाद का विचार दिया, तो पहले किसमें था? प्लेटो में। तो अभी तक जितने पश्चिमी चिंतन हमने पढ़ा, हीगल ने आदर्शवाद की बात की, किससे प्रभावित? प्लेटोनिक। पूरे वेस्टर्न थिंकिंग में प्लेटोनिक प्रभाव दिखता है। और हु इज एंटी प्लेटोनिक? एरिस्टोटल। उदारवादी किससे प्रभावित है? एरिस्टोटल। संपत्ति का अधिकार किसने माना? एरिस्टोटल। संविधानवाद किसने माना? एरिस्टोटल। तो जो उदारवाद की परंपरा है, संविधानवाद की परंपरा है, वो कहां से आती है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल मीन्स एंटी प्लेटोनिक। यही बात तो कॉल पापर ने कही कि पूरी पश्चिमी विचारधारा या तो प्लेटोनिक है या एंटी प्लेटोनिक, या तो प्लेटो को फॉलो करती है या प्लेटो का विरोध करती है। बात यही है, यही कॉल पापर का स्टेटमेंट है। तो प्लेटो का विरोध कौन करती है? अरस्तुवादी परंपरा, एरिस्टोटेलियन टेंडेंसी। अब अच्छा, अब मार्क्स ने पूंजीवादी राज्य को परजीवी तंत्र कहा। अरे भाई, परजीवी इतनी सरल बात दोस्त आपको नहीं समझ आ रही है? परजीवी आपने देखा नहीं क्या? पैरासाइट नहीं देखा? खटमल देखा ही नहीं? ये परजीवी आप नहीं जानते, साइंस में नहीं पढ़ा? बेल वगैरह बरसात में आप देखिए कितने परजीवी फैले हुए हैं, पेड़ पे पेड़ उग जाना परजीवी है। परजीवी का सीधा मतलब दूसरे का खून चूसना। तो राज्य परजीवी क्यों है? राज्य का मतलब पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना। तो राज्य किसका खून चूसता है? किसानों का, सर्वहारा का। और इसलिए सर्वहारा इतना दुबला पतला हो जाता है। अब बताइए, दुबला पतला कौन होता है? श्रमिक। क्यों? खून की कमी है। और जो डाइटिंग के कारण दुबले पतले हैं, उनसे मार्क्स का कोई मतलब नहीं है। तो आजकल की दुनिया अलग है। अदरवाइज मार्क्स ने कहा कि खून चूसने वाली एजेंसी है परजीवी। इतने भोले भाले लोग हैं दोस्तों, मैं समझ नहीं आ रहा, आप लोग परजीवी नहीं समझ पा रहे। अच्छा, जो आपका मकान मालिक है क्या है? कुछ लोग मेरे तरफ भी निशाना कर रहे हैं। लेकिन आप याद रखिए, आप अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपके अप्रोच को, भाई ये दुनिया देखने का नजरिया है, विचारधारा है, लेकिन टीचर आपको वहां पहुंचा देता है जिसकी कोई कीमत नहीं दी जा सकती।
अब देखिए भाई, आधुनिक यंग, ये आधुनिक जमाना है सब, और आपको कहने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, लेकिन सच मानिए पेरेंट्स का, टीचर का, आप कभी जीवन में ऋण चुका ही नहीं सकते, पूरे जीवन में। आप याद रखिए, जो आपने फीस दिया वो तो सिंबॉलिक है। मैं तो दोस्तों, मैं तो आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि आप पास होने के बाद कुछ और दीजिए, अपना प्यार। बाकी अरे पैसा क्या देंगे दोस्तों, और सच पूछिए, मतलब रियलिटी में अब जरा सोच के देखिए, जो लोग क्लास में पढ़े, कितने कितने दोस्तों, कितने लेक्चरर, आईएएस, कितने प्रशासक बने, क्या वो 2-4 हजार फीस देने पे कंपनसेट हो गया? कभी नहीं। तो टीचर क्या करता है, रोज आपको एक नया इंसान बनाता है दोस्तों, जिसकी बाजार में कभी कोई कीमत लग नहीं सकती। आजकल पूंजीवादी जमाना, तो हर चीज की हम कीमत लगा देना चाहते हैं। और कई बार तो बच्चे, माँ तुमने मेरे लिए क्या किया, मैंने क्या 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 बताए, सुसु करते थे कैसे किया। और कई बार ऐसे स्टूडेंट भी पास हो जाते हैं, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं की, और लो देखो पढ़ के गया हमसे, कहीं से नहीं की। चलता रहता है सब। लेकिन हमें हमें इस बात से, भाई हमारा काम है, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आपके लिए काम करूंगा, बाकी आप उसका मूल्यांकन करिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप देखिए, मुंडे मुंडे मतरी भिन्ना। किसी ने संप्रभुता राज्य में होगी या व्यक्ति में हो सकती है? एक बार देखिए, संप्रभुता हमेशा राज्य की विशेषता है, लेकिन कई बार किसी शब्दों का हम सामान्य अर्थ में प्रयोग करते हैं, जनरल परसेप्शन में। तो जनरल परसेप्शन में क्या है, जनरल परसेप्शन में संप्रभुता का मतलब क्या है, अपने मन और शरीर का स्वामी होना। हर शब्द का एक टेक्निकल मतलब है, हर शब्द का एक लेमेन का मतलब है। तो संप्रभुता आप कहीं कर सकते हैं। मिल ने क्या कहा, ईच एंड एवरी वन इज द ओनर ऑफ हिज माइंड एंड बॉडी, इट इज ऑल्सो सॉवरेंटी। आजादी देश भी होती है, आजादी व्यक्ति की भी होती है। आपको भी आजादी मिलती है, देश को भी आजादी मिली। लेकिन संप्रभुता अगर ऑब्जेक्टिव सवाल के हिसाब से देखेंगे, दैट इज एसेंस ऑफ स्टेट, नॉट इंडिविजुअल, नॉट सोसाइटी, नॉट गवर्नमेंट। व्यक्ति की नहीं, समाज की नहीं, राज्य की विशेषता है। अब लगता सवाल पूछे ही जा रहे हैं। आधुनिक सर्वाधिकारवादी शासन में विचारधारा की भूमिका के संदर्भ में हन्ना अरेंट के विश्लेषण की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, सर्वाधिकारी शासन में विचारधारा की भूमिका के संदर्भ में, तो सर्वाधिकारवादी शासन क्या है, एक विचार, जो भी विचारधारा है, सर्वाधिकारवादी शासन एक विचारधारा है। विचारधारा किसकी, लोकतंत्र विरोधी। विचारधारा किसकी, शांति विरोधी। विचारधारा किसकी, मानवता विरोधी। विचारधारा किसकी, आजादी विरोधी। तो अब लिख लेंगे। और हन्ना अरेंट ने इसलिए सर्वाधिकारवादी विचारधारा का विरोध किया। टोटलिटेरियनिज्म, इज्म जहां होगा विचारधारा है, मार्क्सिज्म विचारधारा है। तो हन्ना अरेंट ने ऐसी विचारधारा का विरोध किया जो आजादी को समाप्त करती हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करती हो। ये क्या है, विचारधारा। अच्छा, इंडियन थिंकर के लिए, अगर आप इंडियन थिंकर के लिए अभी एक बहुत पुरानी बुक, अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं जो लोग, तो वो देख सकते हैं कि अभी पुरानी बुक है, रीप्रिंट होकर फिर आ गई है। दैट इज इंडियन पॉलिटिकल थॉट, सेज पब्लिकेशन से है, फ्रॉम थॉमस पेंथम। पुरानी बुक है, फिर से रीप्रिंट होकर आई है। ये हम लोगों ने उस समय यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। तो इट इज वन ऑफ द एथेंटिक बुक इन इंग्लिश में, अगर कोई देखना चाहता हो। और हमने फिर कहा कि हमने पहले भी कह दिया था, बुक आप अपनी कंडीशन के हिसाब से देखिए कि हमें कब एग्जाम देना है, कितना समय है, अब वो आप तय करिए। लेकिन थॉमस पेंथम, सेज पब्लिकेशन से है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। राइटर है थॉमस पेंथम, पब्लिकेशन है सेज, और भारतीय राजनीतिक विचारक। अब जब हम देखें भारतीय राजनीतिक विचारक हैं कौन से, तो हम शुरू करें। क्या करें, हिंदी में किताब, हिंदी में किताब लेकर क्या करेंगे, इतना नोट्स आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर
हिंदी में आप कहते हो, तो हिंदी में भी ओरियन ब्लैक स्वान से भी किताब है कि जैसे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की, मैं राइटर का नाम भूल रहा है, ओरियन ब्लैक स्वान पब्लिकेशन से भी किताब है, तो उसको आप देख सकते हैं। एक बहुत पुरानी किताब लेकिन बहुत बहुत काफी मोटी है, बल्कि है, राजस्थान विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर लिखा था, मधुकर श्याम चतुर्वेदी, भारतीय राजनीतिक विचारक, उनको आप देख सकते हैं किताब पढ़ना है तो। वैसे मैंने फिर कहा कि आप पहले सिलेबस देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर अपनी टाइमिंग देख लीजिए। अब जैसे जो बीए कर रहे हैं पढ़ ले, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका टाइम शॉर्ट है, टारगेट एग्जाम देना है, किताब पढ़ना उद्देश्य है एग्जाम पास करना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। देयर शुड बी वेरी प्रोफेशनल अप्रोच। तो पहला, अब जरा हम देखें कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हमें पढ़ना क्या क्या है। कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी भारतीय राजनीतिक विचारधारा के मूल अवयव क्या है। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो पहली जो परंपरा है वो है हिंदू विचारधारा, हिंदू चिंतन। हिंदू थॉट, और हिंदू थॉट में है धर्मशास्त्र, और अर्थशास्त्र। तो जो चीज हमें पढ़नी है, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र, ये हिंदू परंपरा की देन है। तो आप देखेंगे, और हमारे पास आज अच्छा ये होती है, जैसे उदारवादी चिंतन की आधारशिला की होती है, तो जब भी आप लॉ को पढ़िए, मिल को पढ़िए, तो ये बात याद रखिए कि उदारवादी फ्रेमवर्क में बात कर रहे हैं, लगभग एक ही जैसी बात करेंगे, यूनानी एक जैसी बात करेंगे। तो हिंदू चिंतन को पढ़ेंगे कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इनकी 90% टेंडेंसी एक जैसी है, इसलिए आप धर्मशास्त्र को पढ़िए, अर्थशास्त्र को पढ़िए, लगभग आपको एक ही जैसे थॉट मिलेंगे। इसलिए हम बेसिक विशेषता देख के, मैं थोड़ा एक आध दो अंतर है उसको हम हाईलाइट करते हैं। दूसरा दूसरा कंपोनेंट है, आप कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट। हमारे शायद सिलेबस को पंथ निरपेक्ष बनाया गया है, लगभग सभी परंपराओं को समावेश कर दिया गया है। तो दैट इज द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, और ये है बुद्धवादी परंपरा, उसका नाम ही है बुद्धवादी परंपरा। और यकीन मानिए ये बहुत सरल से थॉट है, और चूंकि आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है, इसलिए पेपर सेटर सरकार के साथ बदलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय परंपरा से, हिंदू ट्रेडिशन से कोई न कोई एक आध सवाल पूछा जाता है। इसे इंडियन थिंकर पढ़ना बड़े फायदे का सौदा होता है। एक तो समझने में बड़ा ही आसान है, क्योंकि ये परंपरा हमें पता है। भाई हम जर्मनी में पैदा हुए नहीं, यूरोपीय विचारकों को पढ़ते समय थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य अलग होता है कि जर्मनी में कोई है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, और हम अपने देश की परंपरा से वाकिफ हैं, इसे ये चीजें समझना बहुत ही आसान होती है। बुद्धिस्ट है। उसके बाद अब अहमद खां को मुस्लिम ट्रेडिशन में भी आप रख सकते हैं, और उन्हें सोशल रिफॉर्मर में भी रख सकते हैं। तो मुस्लिम थॉट में अगर देखा जाए तो इसमें शामिल किया गया है सर सैयद अहमद खान को। वो एक बड़े सामाजिक सुधारक थे, वजह सोशल रिफॉर्मर। अब इसका मतलब है, ये तो एक तरीके से कह लीजिए परंपरागत परंपराएं हैं। आधुनिक विचारकों में जिसे रखा गया है नियो वेदांतिक ट्रेडिशन, नव नियो वेदांतिक ट्रेडिशन,
नव वेदांतिक परंपरा। अब नव वेदांतिक का मतलब है इसमें जो बात शुरू होती है कि जितने भी बंकिम चंद्र चटर्जी, विवेकानंद, तब हमें सभी पढ़ना नहीं है, दयानंद, उसमें जो हमारे सिलेबस में है अरविंदो, नव वेदांतिक परंपरा में अरविंदो का नाम है हमारे सिलेबस में। अदरवाइज बहुत सारे लोग नव वेदांतिक परंपरा के पार्ट हैं, यानी जितने भी आप देखेंगे क्लासिकल इंडियन थिंकर हैं वो सब नव वेदांतिक, क्योंकि वेदांत तो पुराना, उपनिषद वेदांत तो बहुत पुराने हैं, वेदांत तो बहुत पुराने हैं जिसे हम उपनिषद के नाम से जानते हैं। वेद का अंतिम भाग वेदांत, जिसे उपनिषद भी कहा जाता है। उपनिषद बहुत पुराना है, लेकिन उसी उपनिषद को आधार बना के आधुनिक युग में जिन लोगों ने अपने विचार दिए उसे हम क्या कहते हैं, नियो वेदांतिक ट्रेडिशन। तो विवेकानंद, बंकिम चंद्र और अरविंदो, तिलक, ये सब उसी परंपरा में है। और अब जैसे यूजीसी में दीनदयाल उपाध्याय को भी शामिल किया गया है, तो दे बिलोंग टू द नियो वेदांतिक ट्रेडिशन। तो कंपोनेंट अलग अलग है। अगला है मार्क्सवादी परंपरा, मार्क्सिस्ट। अब इंडियन कैटेगरी में मार्क्सिस्ट बाहर से ही आया, सही, मार्क्सिज्म का थॉट तो बाहर से आया, फिर भी एक ऐसा विचारक है जो मार्क्सिस्ट है हमारे सिलेबस में, उसका नाम है एमन रॉय। तो यहाँ पे अगर मार्क्सवाद की मूलभूत बातें हम जानते हैं तो एमन रॉय के बारे में एप्लीकेशन कर देंगे। तो एमन रॉय बिलोंग टू द मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन। और कौन विचारक बच रहे हैं, कौन? गांधीज्म अलग ही थॉट है। अच्छा, गांधीज्म हमने थियरी में गांधीवाद पढ़ते हैं, गांधी पढ़ते हैं, तो थियरी में पढ़ लें, यहां पढ़ लें, ठीक है, एक ही जगह। उसके बाद अब डॉक्टर अंबेडकर को अलग अलग, उन्हें दलित थॉट में भी शामिल किया जा सकता है, डेमोक्रेटिक परंपरा में भी शामिल किया जा सकता है, लिबरल डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में भी उनको शामिल किया जा सकता है, उन्हें दलित परंपरा में भी शामिल किया जा सकता है। तो अगला है दलित थॉट। अब इसका नाम दलित थॉट हो गया। वैसे डॉक्टर अंबेडकर हैं लिबरल ट्रेडिशन के व्यक्ति, जो उदारवादी चिंतन का आधार है वो डॉक्टर अंबेडकर में है, तो डॉक्टर अंबेडकर। तो हर कंपोनेंट को शामिल किया गया है, यानी एक एक, हर, इसलिए एक एक विचारधारा का रिप्रेजेंटेटिव एक एक विचारक है, जिससे में सारे कंपोनेंट की जानकारी मिल जाए कि इंडियन थॉट के विभिन्न स्ट्रीम्स क्या है। ऐसा नहीं कि एक ही परंपरा के सारे विचारकों को हमसे पढ़ने की अपेक्षा है। इसलिए आप देखें वेस्टर्न थॉट में कुछ लिबरल्स हैं, कुछ मार्क्सिस्ट हैं, यूनानी युग है। अब गांधी अलग ही परंपरा है, गांधीज्म न उदारवाद में आएगा न समाजवाद में आएगा, गांधी भारतीय परंपरा का देसी विचार है। गांधी के बारे में, और अगर आप देखेंगे थियरी में हम गांधीवाद पढ़ लें तो यहां छोड़ देंगे, यहां पढ़ेंगे थियरी में छोड़ देंगे। तो पता नहीं थियरी मैंने बताया था कि नहीं, जो लोग अगर पीछे कभी होंगे तो थियरी में बताया था, तो थियरी में बताया था कि यहां पे हम थॉट छोड़ेंगे, क्योंकि आपको थियरी भी पढ़ना है, आपको थियरी पढ़ना है तो थियरी में हम गांधीवाद बता देंगे। इतनी ट्रेडिशन आपको हम ले चलेंगे। दिस इज द स्ट्रीम ऑफ वेरियस थॉट ऑफ इंडिया पॉलिटिकल थिंकिंग। ऐसे अभी तक जैसे हमने पश्चिमी विचारकों को पढ़ा, उसको भी कैटेगराइज कर ले, यूनानी परंपरा, आधुनिक, उदारवादी, मार्क्सवादी, हन्ना आरेंट, यह हमने कैटेगराइज कर लिया। तो इस कैटेगरी में हम पहली परंपरा कहां से पढ़ेंगे, यहां से। लेकिन इसके बारे में एक डिबेट ये है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि भारत, खासतौर पश्चिमी, कई लोग कहते हैं कि भारतीय विचारक जैसा शब्द सही नहीं है। वो कहते हैं कि देयर इज नो ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थिंकिंग इन इंडिया। भारत में जो राजनीतिक चिंतन की कोई ट्रेडिशन है ही नहीं है। और ऐसा क्यों कहते हैं, अगर हम बात यहीं शुरू करें, पहला, क्या भारत में राजनीतिक विचारधारा है या नहीं है, इसी बात पे पहले डिबेट हो जाती है। ये फैन चला देंगे। तो पहला पॉइंट है, यानी हेडिंग ये है कि भारतीय राजनीतिक परंपरा, इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन।
इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, भारतीय राजनीतिक परंपरा। तो जब इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन की बात करते हैं तो पहला पॉइंट ये है, पहला कि अनेक विचारक यह मानते हैं अनेक विचारक ये मानते हैं कि भारत में राजनीतिक चिंतन की परंपरा का अभाव रहा है। देयर इज लैक ऑफ पॉलिटिकल थॉट, देयर इज लैक ऑफ ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया। लैक ऑफ पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया। भारत में राजनीतिक चिंतन की परंपरा का अभाव रहा है क्योंकि यह चिंतन आध्यात्मिक और धर्म प्रधान है। बिकॉज दिस इज अ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, दिस इज अ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ओरिएंटेड थॉट। और दे बिलीव इन मोर रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म। आलोचक क्या मानते हैं? भारत में धर्म का प्रभाव है, अध्यात्म का प्रभाव है, राजनीतिक जैसी कोई परंपरा नहीं है। इंडिया में पॉलिटिकल थिंकिंग के ट्रेडिशन है ही नहीं है। तो पहला आर्गुमेंट कई लोग ये देते हैं, और कई बार ऐसा दिखता भी है कि धर्म का प्रभाव ज्यादा है, अध्यात्म का प्रभाव ज्यादा है। और दूसरी बात, ये क्यों कहते हैं पॉलिटिकल थिंकिंग की ट्रेडिशन नहीं है? अगला पॉइंट, हम इसको काउंटर आर्गुमेंट करेंगे, लेकिन क्रिटिक्स ऐसा मानते हैं कि हमारे यहाँ धर्म का प्रभाव ज्यादा है, अध्यात्म का प्रभाव बहुत ज्यादा है। इंडिया इज मोर डोमिनेटेड बाई स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजन रादर देन पॉलिटिकल थॉट। उसका दूसरा कारण क्या बताया गया? दूसरा, जिस प्रकार पश्चिमी विचारकों ने राजनीतिक समस्याओं को उठाया और उसका समाधान किया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज मोर क्रिटिकल which discovers the political problem and provide the solution of that problem। जिस प्रकार पश्चिमी चिंतन में राजनीतिक समस्याएं खोजी गई और उनका तार्किक समाधान किया गया, वैसा भारत में नहीं है। वैसा भारत में नहीं है, यानी देयर इज नो ट्रेडिशन ऑफ अ क्रिटिकल पॉलिटिकल थिंकिंग इन इंडिया। अब आप देखेंगे, जैसे हमने हॉब्स पढ़ा, मार्क्स पढ़ा, उन्होंने एक समस्या उठाई, हाइपोथेसिस लगाई क्रिटिकली। तो थिंकर का मतलब क्या है? किसी समस्या का क्रिटिकल तरीके से समाधान करना। हाइपोथेसिस बनाई, समाधान दिया, उसका सोल्यूशन बताया। दैट इज इन फैक्ट लैकिंग इन इंडिया। इंडिया में वो नहीं दिख रहा है। So therefore people are saying that there is no such thing like a political tradition of India। तो दूसरा क्रिटिसिज्म ये है। तीसरा आरोप इस पे लगता है, अगला पॉइंट, कि भारतीय राजनीतिक विचारधारा, मौलिक न होकर पश्चिम की नकल है।
Indian political tradition is not original. Indian political tradition is not original, but it is imitation of the West. भारतीय राजनीतिक विचारधारा मौलिक नहीं है, अपितु ये पश्चिम की नकल है. इट इज इमिटेशन ऑफ द वेस्ट. ये आलोचना आती है कि पश्चिम की नकल है, ये अपने आप में लोगों को फॉलो करने का प्रयास है. तो देयर इज नो ओरिजिनलिटी इन इंडियन थॉट. अगर कुछ थॉट है भी तो हमने क्या कहा, मार्क्सिस्ट. मार्क्सिस्ट कह दिया तो इसमें ओरिजिनलिटी क्या है, लेकिन सच मानिए ऐसा है नहीं. ऐसा हम अभी इसका रिफ्यूटेशन करेंगे कि वी कैन रेफ्यूट दैट आर्गुमेंट. भाई पश्चिमी लोग कहते हैं कि भारत में विचारधारा है नहीं, ऐसा नहीं है. फिर भी दूसरा सवाल ये होता है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल थिंकिंग ट्रेडिशन है इसलिए पढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि हम पढ़ें क्यों. जब पहले किसी चीज को पढ़ते हैं तो वाई वी शुड रीड द इंडियन पॉलिटिकल थॉट. भाई हमने वेस्टर्न पढ़ लिया, मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन, दिस एंड लिबरल ट्रेडिशन. तो पश्चिमी विचारधारा बहुत आप ध्यान से देखेंगे, वाई वी आर सपोज टू रीड आउट दिस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, क्योंकि हमारा पूरा संविधान, सरकार, शासन कहीं न कहीं उसी ट्रेडिशन पर आधारित है. लेकिन दूसरी बात आप देखेंगे, पश्चिम को समझकर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर आलोचना ये लगती है, इट इज मोर यूरोसेंट्रिक. यूरोसेंट्रिक का मतलब है कि अगर हम जैसे अब मान लीजिए कि भारत में कोई मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है, तो हम जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो वाई देयर इज अ टीचिंग अदर पॉलिटिकल साइंस इन यूनिवर्सिटीज. आप याद रखिए, किसी विषय को पढ़ाने का ये पर्पज नहीं होता कि आप सिविल सर्विसेज से एग्जाम पास कर जाएंगे. फॉरगेट अबाउट दैट. वो तो उसका बाई प्रोडक्ट है. और कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है, बच्चे समय के दबाव कारण कहते हैं जल्दी किसी को कहीं एग्जाम देना, तो जल्दी सब सिलेबस पूरा करो. तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है. बस जल्दी कैसे पूरा होगा, पढ़ाने का एक तरीका होता है, जल्दी कैसे पूरा होगा. तो हमारा उद्देश्य क्या है, आपको विषय को बताना कि परीक्षा पास करवाना. ये शुड बी द मास्टर ऑफ सब्जेक्ट. ये हमारा पर्पज होता है. जब कोई पढ़ाया जाता है तो भाई पर्पज ये है, जब आप सब्जेक्ट को जानेंगे तो सब कामों से कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो पास हो जाएगा. दैट इज इमैटेरियल. लेकिन जब यूनिवर्सिटीज को पढ़ाया जाता है, जैसे अब सवाल है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया हमने और हमें इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है कि नक्सलवाद का समाधान हम कैसे करेंगे, तो गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़वाना चाहिए या वी शुड शट डाउन द डिपार्टमेंट. वाई मेडिकल साइंस इज सो मच पॉपुलर. मेडिकल साइंस समस्या का समाधान लेकर आता है. वाई मैकेनिक्स, अकाउंटिंग इज वेरी पॉपुलर कोर्सेज बिकॉज दे प्रोवाइड सोल्यूशन फॉर द प्रेजेंट प्रॉब्लम. पॉलिटिकल साइंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज वी कैन प्रोवाइड सम सोल्यूशन ऑफ करप्शन, some solution of social problem, some solution of नक्सलिज्म, माओइज्म. जब इन समस्याओं का समाधान हम नहीं कर पा रहे हैं तो पढ़ने का मतलब क्या हुआ फिर. और सवाल ये है, जो समस्याएं हमारे यहाँ है क्या वही वेस्ट में है. तो सवाल है कि हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकिंग पढ़ के हो सकता है कि अपने यहाँ की समस्याओं का समाधान न कर पाए. इसलिए therefore there was a criticism against the western political thought. वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो इतिहास की व्याख्या हो गई, समाज की व्याख्या हो गई. अब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अगर केवल पश्चिम के हिसाब से आप भारत को देखना चाहेंगे तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इज सेकुलर. और क्योंकि वहां सोसाइटी इज ऑल्सो वेरी मच मैटेरियलिस्टिक. पश्चिम में समाज बहुत भौतिकतावादी है. अब देखें कितना बड़ा फर्क है. अमेरिका और यूरोप में 80 साल का आदमी दूसरा पार्टनर खोजता है. दैट इज अ फैक्ट. वहां 80 साल का आदमी होगा, विवाह की संभावना बनी रहती है. हमारे यहाँ 50 साल के बाद लोग संन्यास की तरफ जाते हैं. दिस इज अ रियलिटी. आवर सोसाइटी इज एंटायरली डिफरेंट. वैसे हमारे यहाँ में दिग्विजय सिंह जैसे बहादुर लोग हैं. तो नाउ इंडियन सोसाइटी ऑल्सो इमिटेटिंग सो मच फ्रॉम द वेस्ट. अब आप देखेंगे कि इस वजह से हमारे यहाँ कल्चर अलग है, हमारे यहाँ पूरा सिस्टम अलग है. हमारे यहाँ कल्चर लग रहा है. पश्चिम कल्चर क्या है, हेलो डैडी, हाय हाय,
अब सवाल है कि वो लोकतंत्र का सिद्धांत पढ़ के हम अपने यहाँ कहाँ लगाएंगे? वहां पे अगर टीचर बच्चों को मार दे तो मानवाधिकार का उल्लंघन, वहां पिता बच्चों को मार दे, पिता जेल में जाएगा। और हमारे यहाँ कहा जाता है पिता का जूता बादाम से ज्यादा दिमाग तेज करता है। इसे जिसको एक हमारे टीचर से दोस्तों, वो माय गॉड व्हाट अ गुड, मतलब ऐसा टीचर मैंने आज तक देखा नहीं दोस्तों। मतलब टीचर कितना क्या क्या करता है दोस्तों, मैं क्या बताऊं। और आप याद रखिए, अच्छा टीचर वही हो सकता है जिसके अच्छे टीचर रहे हों। डायलेक्टिक्स, जब तक कोई अच्छा शिष्य नहीं बना, अच्छा टीचर कभी नहीं बन सकता। ऑलवेज रिमेंबर इन लाइफ। और हमें तो सौभाग्य से ऐसे अच्छे टीचर मिले दोस्तों। और सबसे जो खतरनाक टीचर थे पहले प्राइमरी में, वो पीटते थे दोस्तों। उस समय परंपरा थी, डंडा मंगाते तोड़ के तालाब के पास में। डंडा रेडीमेड नहीं होता था, मदार होते थे, उसी में डंडा लाओ पहले। वही जो डंडा बच्चा ला रहा है उसी डंडे से पिटने वाला है। और सोच सकते हैं मेंटल ट्रॉमा कितना बड़ा होता था। लेकिन व्हाट ए जीनियस टीचर ही वाज। मजाल है कोई पेरेंट्स जाकर उनसे कंप्लेन कर दे कि मेरे बच्चे क्यों मारा। अब मार क्या करते थे, लो मार दिया बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, भाग यहां से। मार के आशीर्वाद देते थे। उनका जिसको डंडा मेरा लग गया वो समझ लो जीवन बहुत बड़ा बन गया। अब इतनी समझ थी उस समय नहीं। वो लोग कहते यार तो मार, पंडित जी छोड़ तो दो पहले, बड़ा आदमी बाद में बनेगा, अभी तो जान बचाओ। मारते बहुत थे। ये ट्रेडिशनल वेस्ट में कहाँ हम सीख पाएंगे? हमारे कल्चर में कहा गया है। और पश्चिम में क्या है, हेलो डैडी, हाय डैडी, एड करते हैं ना, हाय बाय करते हैं। हमारे यहाँ लिखा है प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु। और वी आर वेरी प्राउड टू बी इंडियन। यहाँ दोस्तों अभी इतने बड़े बच्चे हैं, आपने देखे कोचिंग में पढ़ते हैं, फीस देते हैं, उसके बावजूद भी कई बार टीचर के पांव छूते हैं। दैट इज आवर ट्रेडिशन, दैट इज आवर कल्चर, दैट वी कांट फॉरगेट। पश्चिम में नहीं होता ऐसा। पश्चिम में बेटा बेटी माता पिता के पांव नहीं छूते। ना ना, लोकतांत्रिक, वो यहाँ करते हैं, कुछ यहाँ पांव नहीं छूते। हम वहां तक नहीं बढ़ते, नीचे पर हम काम करते हैं। और सच पूछे झुकने से आदमी में हमेशा कभी भी अहंकार नहीं आता। झुकना चाहिए जीवन में, नहीं झुकेंगे टूटेंगे। अब बताइए, ऐसा पश्चिम का समाज अलग, उनकी मान्यताएं अलग, उनकी समस्या अलग, और हम पढ़ रहे हैं मार्क्स। हमें मार्क्स चाहिए डॉक्टर अंबेडकर चाहिए? हमें मार्क्स चाहिए या अरविंदो चाहिए? हमें मार्क्स चाहिए, महात्मा गांधी चाहिए? इसे याद रखिए भाई। हम अगर पॉलिटिकल थॉट हमने पढ़ा तो वाई वी आर, बिकॉज अच्छा जब पॉलिटिकल साइंस से पढ़ते हैं इसका मतलब है वी वांट टू सॉल्व सम प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। हम किसी समस्या का सार्थक समाधान चाहते हैं, इसलिए कोई विषय पढ़ रहे हैं। और सवाल है कि हम विषय पढ़ें वो जो हमारा परिवेश नहीं है। इसलिए हमेशा एक चिंतन, आजकल तो एक नया थॉट आ गया है, पोस्ट कॉलोनियल थिंकिंग, पोस्ट ओरिएंटल थिंकिंग। यानी पश्चिम ने जो हमारे बारे में सोचा है दैट इज नॉट करेक्ट। हम ऐसे मिल को पढ़ रहे हैं जो कहता है भारतीय गंवार थे। दैट इज अ प्रॉब्लम। हम लोग गंवार हैं दोस्तों। व्हाट ऑफेंडिंग स्टेटमेंट इट में बी। हम गंवार है तो ऐसा कह देना दोस्तों। सभ्यता का हमारे यहाँ कब से वेद लिखा गया, पुराण लिख, क्या दोस्तों। कई बार तो इंडिया को मैं देख के क्या म्यूजिक सिस्टम दो, माय गॉड, कथकड़ी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मतलब व्हाट अ साइंस। अब जरा सोच के देखिए, समय के अनुसार संगीत के ताना बदल जाएंगे। ओ माय गॉड, आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ साइंटिफिक म्यूजिक एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये कहते हैं हम ज्यादा बुद्धिमान है, क्यों पॉप म्यूजिक बदले। और पॉप म्यूजिक क्या है, जब भी जरा कौन चीप हो जाए, ये साइंटिफिक है। व्हाट इज दिस साइंटिफिक? और कमाल की बात तो ये थी दोस्तों, उन्होंने ऐसी बात कही और हमने मान लिया। क्या बात कही यार। इंडियन ट्रेडिशन में जाइए, क्या लिखा, कामसूत्र। कोई भी अध्यात्म की पराकाष्ठा, भोग की भी पराकाष्ठा। और जिस तरीके से
हमारे यहाँ चित्रकारी, गीत, नृत्य, संगीत अनपैरेलल इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट साइंटिफिक। अब देखिए मानव का शरीर कैसा होता है, सूरज सुबह रहता है, शाम को रहेगा, असर हमारे जीवन पर बदल जाता है। हमारे समय में जीवन मूड अलग अलग होता है, तो समय के हिसाब से राग बजता था। रात में कौन सा राग बजेगा तय था, और सुबह मानवीय मूड ऐसा होता है दोस्तों। अच्छा, इसीलिए आजकल आजकल जो छात्र हैं वो सब वेस्ट की परंपरा को फॉलो करते हैं। इसलिए वी नीड इंडियन ट्रेडिशन डियर फ्रेंड्स, इंडियन ट्रेडिशन। भाई हमारे अपने समाज को जानिए। दूसरा, मार्क्स महामानववादी रहा हो, बहुत बड़ा विचारक रहा हो, उसने क्या कहा, इतिहास भारत से शुरू होता है? नहीं होता। वाई वी शुड रिकॉग्नाइज दैट मार्क्स वॉज अ ग्रेट थिंकर। अरे इतिहास नहीं, हीगल का इतिहास भारत से शुरू होता है, न मार्क्स का। देयरफॉर देयर थॉट इज यूरोसेंट्रिक और नॉट। Therefore, we need some our own thinker, and that is reason why we want to study Indian political thought. कारण क्या है? हेडिंग चेंज करिए। उत्तर उपनिवेशवादी चिंतन, पोस्ट कॉलोनियल थॉट। उत्तर उपनिवेशवादी चिंतन, पोस्ट कॉलोनियल थॉट। किसी ने कहा कि मार्क्स भारत आया नहीं तो जाना कैसे, किताब उताब पढ़ के जान गया था। जैसे हम जर्मनी गए, क्या पढ़ लिए जर्मनी के बारे में? अब ये देखिए, ये बहुत क्लासिकल सवाल है सब। तो पोस्ट कॉलोनियल का मतलब है, पहला पॉइंट, वर्तमान विश्व में यह माना जा रहा है वर्तमान विश्व में यह माना जा रहा है नाउ इट इज एडमिटेड फैक्ट दैट, वर्तमान विश्व में यह माना जा रहा है कि पश्चिम का चिंतन नाउ इट इज एडमिटेड फैक्ट दैट वेस्टर्न थिंकिंग इज मोर यूरोसेंट्रिक। पश्चिम का चिंतन यूरोप केंद्रित है, अमेरिका केंद्रित है। जिन्होंने एशियाई समाजों को पिछड़ा और असभ्य बताया। For them, Asian societies are backward, uncivilized, therefore it's Eurocentric. एशियाई समाजों को पिछड़ा और असभ्य बताया। इसीलिए उत्तरोपनिवेशवादी चिंतन पश्चिमी सिद्धांतों को उत्तरोपनिवेशवादी चिंतन पश्चिमी सिद्धांतों को एशियाई अफ्रीकी समाजों के लिए उपयुक्त नहीं मानता। Therefore, post-colonial thinking or post-colonial thought doesn't accept the importance of Western thought for Asiatic African condition. इसलिए उत्तरोपनिवेशवादी चिंतन पश्चिमी विचारों को एशियाई अफ्रीकी समाजों के लिए उपयोगी नहीं मानता।
it is not relevant for understanding the Asian African societies. That is the belief of post-colonial thinkers. अच्छा, उत्तर उपनिवेशवादी चिंतन का मतलब है वो चिंतन जो एशियाई अफ्रीकी विचारकों के द्वारा किया गया। बल्कि इसी उत्तर उपनिवेशवादी चिंतन का एक नाम है प्राच्यवाद, ओरिएंटलिज्म। एडवर्ड सईद थे, वो ही वाज फ्रॉम इजिप्ट। एडवर्ड सईद ने कहा कि पश्चिम के लोग तो हमें बड़े ही नकारात्मक तरीके से देखते हैं, और ये टेंडेंसी पहले नहीं आज भी विद्यमान थी। इसलिए जब पश्चिम के लोग हमें नकारात्मक रूप में देखते हैं कि पिछड़ा है, जबकि आप देखेंगे दैट शुड नॉट बी द साइंटिफिक स्टडी। वैज्ञानिक अध्ययन में आपको वस्तुनिष्ठता मेंटेन करने की आवश्यकता है। देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिविटी। अब ऐसा थोड़ी है कि हम कहें कि मेडिकल साइंस कहाँ का है, यूरोप का है, मेडिकल साइंस इंडिया का है। मेडिकल साइंस शुड बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल अक्रॉस द वर्ल्ड। हाउ इट कैन बी डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। वैसे ही तो पॉलिटिकल साइंस भी तो होना चाहिए। वी आर स्टडिंग अ डिसिप्लिन, और हम अगर एक विषय पढ़ रहे हैं उसमें देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिविटी। दैट शुड नॉट बी इवन ड्रिवन बाय सम प्रिजुडिस ऑफ पर्सन। तो ऐसा लगता है कि पूरा पश्चिमी चिंतन क्या मानता है कि भारतीय सभ्य थे, तो भाई ऐसे लोगों को हम पढ़ के भी अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। दो समस्या है, एक तो पढ़िए तो बेइज्जती महसूस करिए, दूसरा ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, तीसरा हमारे लिए उपयोगिता नहीं है। ये प्रॉब्लम है। इस वजह से नाउ वी आर स्टडिंग इंडियन पॉलिटिकल थॉट विच इज रिटन इन आवर कॉन्टेक्स्ट, विच इज वेरी मच रेलिवेंट। और आप जानते हैं कि हर विषय की प्रासंगिकता होनी चाहिए, जो भी पढ़ते हैं उसकी उपयोगिता है। अब जैसे मेडिकल साइंस में यह पढ़ाया जाए कि बताओ मच्छर की दवा कब खोजी गई थी। अरे मच्छर की दवा तो खोज ली गई, वर्तमान समस्या बताओ। इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो लास्ट पॉइंट, उत्तर उपनिवेशवादी विचारक एशियाई समाज को पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स want to understand Asian societies from the Asiatic perspective। वे एशियाई समाज को एशियाई परिप्रेक्ष्य से समझना चाहते हैं। वे एशियाई समाज को एशियाई परिप्रेक्ष्य से समझना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एशियाटिक सोसाइटी फ्रॉम द एशियाटिक पर्सपेक्टिव। ये कारण है। आलोचना एक है कि भारत में वेस्टर्न थिंकिंग नहीं है, और ये भी यूरोसेंट्रिक अप्रोच है कि भारत में थिंकिंग नहीं है, केवल पश्चिम में सब चीज है, सभ्यता है पश्चिम में, विचार पश्चिम में। तो दैट कैन बी जस्टिफाइड। इसलिए नाउ वी वांट टू, इसलिए हम देखते हैं कि सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि विषय पढ़ेंगे तो कम से कम अपने लिए तो इसका उपयोग कर पाए। तो जैसे हमारे यहाँ चुनाव होता है वैसे पश्चिम में तो नहीं हो सकता, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है। इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं कि हमने कॉन्टेक्स्ट बता दिया कि व्हाई इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। तो शुरुआत पहले से करेंगे हिंदू ट्रेडिशन। हिंदू ट्रेडिशन में दो ट्रेडिशन है, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र, और दोनों में लगभग 90% बातें समान है, थोड़ा सा फर्क है। लेकिन हम पहले फर्क को ही आगे या पहले हम समानता की बातें करेंगे और फिर हम देखेंगे कि फर्क क्या है। लेकिन फिर आप देखेंगे कि भिखु पारीख ने इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन के बारे में कुछ विशेषता बताई है। यह कहा जाता है कि भारतीय पॉलिटिकल ट्रेडिशन की विशेषता क्या है। तो जो भी लोगों ने, UN घोषाल, भिखु पारीख, जिन लोगों ने इंडियन ट्रेडिशन के बारे में लिखा हुआ है, उन्हें कुछ फीचर्स बताए हैं।
अब ये शुरू में कर सकते हैं। पहले तो फीचर्स क्या है? पहला, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ हिंदू पॉलिटिकल थॉट और हिंदू पॉलिटिकल ट्रेडिशन। तो पहला पॉइंट है भीखू पारीक ने व्हाट इज द बेसिक ट्रेडिशन ऑफ हिंदू पॉलिटिकल थॉट। तो भीखू पारीक ने कहा है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन दो मूल आधारों पर टिका हुआ है। entire Indian political tradition is based on the two fundamental pillars, दो आधारों पर टिका हुआ है। पहला धर्म या धर्मा, पहला है धर्मा, दूसरा है दंड। और आप देखेंगे कि इसलिए कहा जाता है कि शास्त्र, शास्त्र का मतलब होता है सिद्धांत, शास्त्र का मतलब होता है प्रिंसिपल, नियम। शास्त्र का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, नियम है। तो जो धर्म का सिद्धांत बताए वो धर्मशास्त्र, जो अर्थ का सिद्धांत बताए वो अर्थशास्त्र। तो हमारे अगर इसी बात का विस्तार कर दें कि भीखू पारीक ने कहा कि बेसिक इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन लाइज ऑन द टू फंडामेंटल पिलर्स, उसमें धर्म की बात आएगी, धर्म की बात आएगी। और अब देखेंगे कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्मशास्त्र सीधा प्रभावी है। और अपने सिलेबस में आप देखेंगे ये नहीं लिखा गया है कि मनु, क्योंकि धर्मशास्त्र की परंपरा हमारे यहाँ की लंबी परंपरा रही है। मनु इज ए मैन्यूस्क्रिप्ट, इज मोस्ट वोकल वॉइस ऑफ धर्मशास्त्र। तो हमारे यहाँ जो धर्म की ट्रेडिशन रही है वो इंपॉर्टेंट है बजाय की। तो धर्म की बात जब हम करें, मान लीजिए किसी बात से हम स्टार्ट करें, इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग में जो बात दोनों में है, और जब धर्म की बात करेंगे सेंट्रल पॉइंट कहां पे आएगा? धर्मशास्त्र। तो जब कहते हैं धर्मा, धर्मा जो सेंट्रल, और यानी इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग का सेंट्रल पार्ट क्या है? धर्मा। अच्छा, धर्म का अनुवाद अभी तक हम सामान्यतः रिलीजन कर देते हैं। धर्म का मतलब रिलीजन। आपको बता दें, धर्म का मतलब रिलीजन बिल्कुल नहीं है। जब हम इंडियन ट्रेडिशन में धर्म की बात करते हैं तो रिलीजन नहीं है। धर्म क्या है? बल्कि इस बात को कहा भी गया कि धर्म इज अ यूनिवर्सल कॉस्मिक लॉ इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ये धर्म नहीं है, ये सार्वभौमिक नैतिकता का नियम है। पहले तो हम धर्म को ही परिभाषित करें, धर्मशास्त्र से बात शुरू करें। तो भीखू पारीक किसी बात को आगे बढ़ा दें कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि पूरा भारतीय चिंतन दो आधारों पर टिका हुआ है, धर्म और अर्थ पे। तो व्हाट इज धर्म? पहला, यूनिवर्सल कॉस्मिक लॉ, सार्वभौमिक वैश्विक नियम। दुनिया में जो एक सार्वभौमिक वैश्विक नियम है वो धर्म है। आप कहेंगे सार्वभौमिक वैश्विक नियम, ये कौन सी बात है? आप देखेंगे कि वेदों में, उपनिषदों में ऐसी बात कही गई है। अच्छा, सार्वभौमिक वैश्विक नियम क्या है? सूरज पूरब से कैसे निकलता है? सूरज पूरब से निकलता है या धर्म का पालन करता है? धर्मो रक्षति रक्षते। धर्म के बिना
याद रखिए। और जब मानव धर्म शास्त्र में धर्म की व्याख्या हुई, धार्यति सो धर्म, यानी सूरज अपने धर्म का पालन करता है। अच्छा, कभी आपने देखा है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कहे ना यार आज मेरा पूरा निकलने का मन नहीं कर रहा है, आधा ही निकलूंगा? व्हाट इज दैट? यूनिवर्सल कॉस्मिक लॉ। आपने कभी ऐसा देखा? अच्छा, हमारा कई बार आप क्या कहते हैं, यार रोज रोज पढ़ाई हो रही है, एक दिन रेस्ट मार लेते हैं। अच्छा, कई बार संडे को, कई लोग कहते हैं संडे को हम 8 बजे सो के उठेंगे। वाई दिस लॉ कांट बी अप्लाइड ओवर सन? सूरज के आज मेरा निकलने बहुत आलस लग रही है, आज मैं भी 10 बजे निकलूंगा। या ये अच्छा, हम हमारा अगर कोई हमसे गुस्सा से बात करे तो हम भी गुस्सा से रिप्लाई करते हैं, और सूरज के नीचे पता नहीं कितने गुस्से लोग बैठे हुए हैं, और सूरज एक दिन अपनी हीट बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा? धर्म, ये पूरी दुनिया जिस सिद्धांत से बधी हुई है उसका नाम क्या है? इसे याद रखिए, उपासना पद्धति से धर्म का मतलब ही नहीं है। यू हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन रिलीजन एंड धर्म। और इसी बात में आपको ये जवाब मिल जाएगा कि हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं पंथ निरपेक्षता, पंथ, अरे हमारे यहाँ यार धर्म निरपेक्षता पंथ निरपेक्षता कहां से आ गई? क्योंकि समस्या तब होती है धर्म का अनुबंध आप रिलीजन ले लेंगे, यद्यपि यहाँ इशू है नहीं, लेकिन अगर आपको धर्म और रिलीजन के बीच एक बेसिक फर्क आपको बता दें, लेकिन धर्म, अच्छा पहले धर्म की पूरी परिभाषा कर दें फिर रिलीजन का अंतर बता दें। वेदों में इस यूनिवर्सल लॉ को क्या लिखा गया? ऋत। हिंदी में कहा जाता है ऋत, ऋतु नहीं, ऋत। वेदों में कहा गया है ये यूनिवर्सल कॉस्मिक लॉ क्या है? ऋत है। RTA। और व्हाट इज दिस यूनिवर्सल कॉस्मिक लॉ? ये सार्वभौमिक नियम क्या है? सूरज का पूरब से ही निकलना, ये धर्म है। धरती का उपजाऊ होना, ये धर्म है। आग का जलाना, ये धर्म है। और वेदों में कहा गया ईश्वर ने 2 देवता रख रखे हैं, एक है वरुण, दूसरा है मित्र। वरुण मित्र रोज रोज ऊपर बैठ के लिख रहे हैं, अच्छा आप क्या कर रहे हैं, आज का आपका अकाउंट क्या है? याद रखिए, आपका सारा बही खाता लिखा जा रहा है। और कई बार हम इतना होशियारी करने का प्रयास करते हैं, ना ना मैं दूसरे को बेवकूफ बना दूंगा, ठग लूंगा, सब कुछ लिखा जा रहा है। क्या करें? हिसाब बिल्कुल बराबर होगा, हिसाब में कोई कोताही नहीं होगी। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड नो दैट कि वरुण है जो लगातार लिखते रहते हैं आपने क्या किया क्या किया, और जब वो कोटा पूरा हो जाता है तब मित्र धीरे से रस्सी खींचते हैं, अब इसको पेनलाइज किया जाए। इसे गोगोई की अदालत से बचना आसान है, प्राकृतिक न्याय से बचना मुश्किल ही नहीं। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों कहते हैं सही रास्ते पे चलो, नैतिकता के रास्ते पे चलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो? इसलिए सत्यमेव, ये हमारे यहाँ पूरे कल्चर का सारांश ये है कि सच्चाई के मार्ग पे चलिए, सच्चाई के मार्ग पे चलिए। अच्छा, दूसरा धर्म आप देखेंगे, अच्छा सवाल है कि जब सूरज का धर्म है तो मानव का धर्म क्या होना चाहिए? हमारा धर्म क्या होना चाहिए? देखिए, हमारा धर्म क्या होना चाहिए, धर्म के जो लक्षण दिए गए, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? प्योरिटी, शुद्धता। अच्छा, शुद्धता का मतलब है रिन से धुलाए हुए कपड़े नहीं, एरियल सर्फ एक्सल से, मतलब सफाई की चमकदार परत, दैट इज नॉट ए प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब है कि मन से, वचन से, कर्म से शुद्धता। अच्छा, धार्मिक कौन है? कौन धारण करता है? जिसका आचरण ठीक है, जिसको कभी गुस्सा नहीं आता, वो धार्मिक है। तो वेदों में इस बात का परीक्षण किया गया कि कौन सर्वश्रेष्ठ प्रभु है। भाई विष्णु को हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ देवता क्यों माना गया? इसका टेस्ट हुआ, और जब समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी से पूछा गया कि आप किसके पास जाएंगे? उनका विष्णु के पास। प्रश्न पूछा क्यों? उनका उनको कभी क्रोध नहीं आता। याद रखिए, धार्मिक व्यक्ति को क्रोध नहीं आना चाहिए। अब बताइए, धर्म का मतलब क्या है?
मंदिर में जाके प्रेम से बोलो जय माता दी। ये धर्म का मतलब नहीं है। या बड़ा गेरुआ वस्त्र पहन लेना, कोई कंठी माला धारण कर लेना। इस बात का टेस्ट हुआ कि आखिर में कैसे टेस्ट होगा कि कौन धर्म को मानता है। तो टेस्ट किया गया कि भाई भगवान विष्णु को क्रोध नहीं आता, इसका टेस्ट कैसे किया जाए। तो टेस्टिंग में हुआ कि इसके लिए नारद को तैयार किया गया। ऐसे काम उन्हीं को दिए थे खुराफाती वाले। तो नारद को आ गया भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो रहे हैं, आप ऐसा करिए सोते हुए जाकर उनको एक लात मारिए। घबराए, उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, मैं फंस जाऊंगा वहां पे, मेरा लात तोड़ दिया तू। उनका नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। किसी तरीके तैयार किया गया और जैसे ही नारद गए उन्हें एक पैर मारा और सो रहे थे, अचानक जग गए। अब जैसे वो जगे उन्होंने उनके पैरों को सहलाना शुरू कर दिया। अरे विप्र, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? तो मेरा सिर तो वज्र जैसा है, मुझे लगता है कि आपने पैर मारा होगा तो चोट जरूर लगी, बैठे बैठे मैं सहला दूं। अब नारद आओ कही ये बहु मैंने मारा, आपको कोई एक डंडा मारे और तो ये यहाँ हाथ में दर्द तो नहीं हुआ? अच्छा इधर आ जाओ, मुझे तो नहीं लगा। इस रिएक्शन से आप हैरान होंगे या नहीं होंगे? तो फिर नारद ने क्षमा मांगी कि प्रभु अब ये तय हो गया, आप ही सर्वश्रेष्ठ देवता है। इस याद रखिए, हमारे यहां धर्म का मतलब क्या है? क्षमा करना। धर्म के जिन 10 गुणों को धर्मशास्त्र में बताया गया है कि हु इज रिलीजियस, मतलब जिसमें क्षमा हो, नैतिकता हो, सुचिता हो, पवित्रता हो, प्योरिटी, पार्डन, इवन ह्यूमैनिटी, मॉरलिटी, ऐसा व्यक्ति धार्मिक कहलाएगा। इससे कहा गया कि धारित सो धर्म, तो धर्म का उपासना पद्धति से मतलब नहीं है। अच्छा, रिलीजन शब्द को जब हम अनुवाद करते हैं तो रिलीजन में 3 चीजें आती हैं। भाई धर्म, रिलीजन का अनुवाद धर्म हो ही नहीं सकता। और हमारे यहाँ यही है, जब वेस्टर्न ओरिएंटेशन से आप पढ़ेंगे तो भारत की तस्वीर ही आपको अलग दिखेगी। भारत के परिप्रेक्ष्य से भारत को देखेंगे तब तो मामला बनेगा। अब आप देखेंगे रिलीजन में 3 बातें होती हैं। पहला, एक होता है कि कोई देवी देवता होगा, एक मेटाफिजिकल एंटिटी गॉड। दूसरा, कोई एक स्थान होगा जहां पर पूजा करते हैं, कोई मंदिर, मस्जिद या टेम्पल, जो भी आपका होगा, सम रिलीजियस प्लेसेस और टेम्पल। और दूसरा होगा सम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और बुक। रिलीजन के 3 एलिमेंट हैं भाई, जो भी रिलीजन को मानता है, बाइबल, कुरान, गीता, जो भी आप कह लीजिए, टेम्पल का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ईश्वर, क्राइस्ट। रिलीजन में 3 एलिमेंट हैं। धर्म इससे बहुत व्यापक है। इसे कहते हैं कि मेथड ऑफ वर्शिप, उपासना पद्धति। रिलीजन इज अ मोड ऑफ वर्शिप, बट धर्म इज मोर ब्रॉडर देन रिलीजन। तो रिलीजन को इससे समकक्ष मत करिए। लेकिन सवाल यह है, मानव का धर्म क्या होना चाहिए? पहला, यानी ये धर्म नहीं है, ये क्या है? मॉरलिटी। ये धर्म नहीं है, ये क्या है? ड्यूटी। धर्म इन इंडियन ट्रेडिशन स्टैंड विथ मॉरलिटी। ये नैतिकता है, ये कर्तव्य है। लेकिन अभी ये बात स्पष्ट है, नैतिकता है, कर्तव्य है, प्योरिटी है, लेकिन पार्डन है, जितनी विशेषताएं आप बता सकते हो। लेकिन सवाल है, ये अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ कि नैतिकता, ड्यूटी, सुचिता, मॉरलिटी। तो अब थोड़ा सा इसको और स्पेसिफिक बना दे। इसलिए आप याद रखिए, किसी वेस्टर्न चिंतन को पढ़ने से भारतीय परंपरा सही दिखती नहीं। तो पश्चिम का आदमी तो यही बात कर पाएगा कि रिलीजन इज इक्वल टू धर्म। लेकिन हमारे यहां देखे, दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब आप देखिएगा कि अगर धर्म को और परिभाषित करें धर्मशास्त्र की परंपरा के हिसाब से, तो फिर हमें 2-3 चीजों को देखना पड़ेगा। पहला में ये देखना पड़ेगा कि धर्मशास्त्र की परंपरा में समाज को कैसे विभाजित किया गया। हाउ सोसाइटी इज डिवाइडेड इन द ट्रेडिशन ऑफ धर्मशास्त्र।
और समाज को विभाजित कैसे किया गया? पहला, 4 आश्रम बनाए गए। देयर आर 4 आश्रम्स। जो 4 आश्रम में कौन सा होगा पहला? क्या होगा? पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, पहला ब्रह्मचर्य। ये 4 आश्रम, समाज को 4 आश्रम में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, दूसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यास। अगर आप धर्म को देखना चाहते हो तो इस आश्रम के संदर्भ में देखिए। और ब्रह्मचर्य का मतलब है 25 साल, गृहस्थ का मतलब है 25 से 50, वानप्रस्थ का मतलब है 50 से 75। और अरुण जेटली वानप्रस्थ में ही चले गए। यही कलयुग की बात है, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा गया है युग भी 4 में है, त्रेता, द्वापर, कलयुग और सतयुग। हम इस कौन से युग में हैं? कलयुग में है। याद रखिए, परंपरागत युग में व्यक्ति की उम्र 100 साल आंकी गई है, और आजकल कलयुग में कोई व्यक्ति 25 साल में चला जा रहा है, कोई 50 साल में। ये मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी है। दैट इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ दिस सोसाइटी। नहीं, मानव का जीवन 100 साल होना ही चाहिए। इसे देखें, परंपरागत रूप में जब किसी का पैर छुआ जाता था तो आयुष्मान भव, आपकी उम्र किसी भी कीमत पे 100 साल होनी चाहिए। और इतना, अब आप देखिए, धर्म अलग अलग आश्रम में अलग अलग होगा। आपका आश्रम कौन सा है? धर्मशास्त्र में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य में जो शिक्षा की पद्धति अलग थी। अब ये बात आज तक वेरीफाई नहीं हो पाया कि ये समाज की आदर्श व्यवस्था थी या वास्तविक तौर पर ऐसा था। दैट इज स्टिल वेरी मच डिफिकल्ट टू प्रूव दैट। क्योंकि जैसे प्लेटो के बारे में आदर्शवादी बात कही गई, वैसा ही ये बात बताना बड़ा मुश्किल है कि वेदर इट वॉज रियल और इट वॉज ए आइडियल सिस्टम। तो ये बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन अगर देखेंगे ब्रह्मचर्य, उस समय क्या होता था कि जो बच्चे होते थे वो टीचर का चयन नहीं करते थे, टीचर बच्चों को चयन करता था। तो आश्रम की पढ़ाई थी, गुरु के पास जाते थे और गुरु की सारी सेवा करते थे। और बल्कि मैन्यूस्क्रिप्ट में तो यहां तक लिखा गया है कि जब बच्चे गुरु के आश्रम में जाते थे तो पूरी लकड़ी का इंतजाम करते थे, खाने का इंतजाम करते थे और बाकायदा। लेकिन जो बात ध्यान में रखी गई है कि ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल का होगा, इसलिए यूपीएससी की उम्र कम होनी चाहिए या ज्यादा? अगर जो 25 साल के बाद पढ़ाई कर रहा है, उससे बड़ा त्यागी व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। पढ़ाई की उम्र कितनी है? विद्या अध्ययन की उम्र 25 साल है। तो इस समय धर्म क्या है? और ब्रह्मचर्य में लिखा गया है, ब्रह्मचर्य में कैसा व्यक्ति होना चाहिए? जमीन पे सोने वाला, नंबर 1। अगर ब्रह्मचर्य में कोई है मोटे मोटे गद्दे पे सो रहा है, ये धर्म के नहीं, अधर्म के रास्ते पे जा रहा है। अगर कोई ब्रह्मचर्य में है, इसका मतलब है कॉस्मेटिक्स का यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इत्र, तेल, सुगंध। लेकिन सवाल है, ब्रह्मचर्य में पहले पढ़ने जंगल में जाते थे, अब तो मुखर्जी नगर में रह के कैसे यूज न करें? प्रॉब्लम तो ये है। और मैं तो जानता हूं आज के बच्चे ज्यादा काबिल हैं, क्योंकि जंगलों में भटकने की कोई संभावना नहीं थी। यहां भटकने की हर संभावना है, उसके बाद नहीं भटक रहे हैं, फिर तो काबिल तारीफ है बात है। भाई तो पहली बार हम देख रहे हैं, पता चला जहां कोचिंग है उसी बगल में कुछ बिक रहा है दोस्तों, तो हमारा ध्यान तो जाएगा ही। जंगल में कहां मिलेगा? जंगल में तो नहीं मिलेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य 25 साल की उम्र थी। और मानव धर्मशास्त्र में इतना तक कहा गया है कि when disciples are coming for getting the blessings of master,
उन्हें अपने मास्टर का, अपने गुरु का पैर छूना चाहिए, गुरु माता का नहीं। गुरु माता का पैर छूने को मना कहा गया है। और गुरु माता को दूर से नमस्कार कर चले, बहुत देर तक रुक के घूरे नहीं, दूर से निकल जाए। इसका मतलब है ये धर्म था, इसलिए आश्रम के अनुसार धर्म बदलता जाएगा। एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आश्रम इन अ फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ आश्रम? गृहस्थ। मानव धर्मशास्त्र में जो सबसे बड़ा आश्रम का महत्व दिया गया है वो कौन है? गृहस्थ। गृहस्थ क्यों? ब्रह्मचारियों को भोजन कौन देता है? गृहस्थ। सन्यासियों को भोजन कौन देता है? गृहस्थ। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा थी, कभी सन्यासी आता था, सन्यासी को खाना दिया जाता था। अब नो, अभी से मैं नो सन्यासी रहा, अब तो सिस्टम। फिर हमने कहा ये सिस्टम वाकई कभी था, ये कहना बड़ा मुश्किल है। उसका कुछ कुछ रूप कहीं कहीं दिखता था पहले, लेकिन गृहस्थ में लिखा गया अगर आप यहाँ कोई गेस्ट आ जाए, पहले गेस्ट को खिलाइए, नंबर 1। इसे हमारे यहाँ जो कहे अतिथि देवो भव, वो हमारे कल्चर का पार्ट है। वेदों में बात लिखी गई है कि अतिथि घर पे आ जाए उसको पहले खाना खिलाइए, और दूसरा वही खिलाइए जो आप खा रहे हैं। यानी बगल में अपने के अंदर खाकर रसगुल्ला खींच लिया और जिसको रोज सूखी रोटी दे दिया। इसलिए आपका कोई दोस्त आपके घर पे आ जाए, जो भी अपने घर सामान लाए हुआ है दोस्त को खिलाइए। तो कई गृहस्थ का यह फर्ज है कि जो भी आप घर में आ जाए उसको भोजन कराना चाहिए। और गृहस्थ का धर्म क्या होना चाहिए? अलग है। इसलिए आश्रम के अनुसार धर्म बदलता जाएगा। और गृहस्थ का उद्देश्य अलग अलग है, जैसे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। आश्रम के अनुसार से जीवन के पर्पज अलग अलग होते चले जाते हैं। लेकिन उसके पहले वानप्रस्थ का मतलब है 50 से 75 साल, जहां पर व्यक्ति घर में भी रह सकता है लेकिन सारे भौतिक कार्यों से अपने आप को छोड़ देगा। अब ये कितना साइकोलॉजिकली फिजिकली फिट। 50 साल के बाद शरीर की क्षमताएं अलग अलग हो जाती है। अभी अब देखिए सरकार में काम करने वाले लोग परेशान क्यों है? शरीर 18 घंटे काम करने के लिए नहीं है। आफ्टर 50 नो, जितना आप काम कर सकते हैं शरीर में 50 साल के पहले काम कर लीजिए। 50 साल के पहले फिजियोलॉजिकल सिस्टम चेंज होने लगता है। संयोग की बात नहीं है कि नितिन गडकरी भी खराब हालत में है, सुषमा स्वराज गई, अरुण जेटली इस एज में अब 65 साल की उम्र में। इसलिए देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है, अगर 50 साल के बाद भी पैसा गिन रहे हैं तो बीपी बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होगा। 50 साल के बाद क्या है? भौतिक कामों को छोड़िए और ये काम ट्रांसफर किसको कर दिए? बहू को, पुत्र को, पुत्री को अपने पास मत रखिए। ये धीरे धीरे, और आजकल सासू माँ क्या है, जब तक घर में रहती बहू को अधिकार देती नहीं। यानी वानप्रस्थ में व्यक्ति घर में भी रह सकता है, जंगल में रह सकता है पत्नी के साथ। उसको भौतिक दुनिया से अपने आप को डिटैच करने की प्रवृत्ति करनी चाहिए। तो आप कहेंगे यार ये तो पलायन है क्या, एस्केपिज्म है क्या, ये तो भागने का तंत्र है। इसलिए आप देखेंगे वेस्टर्न चिंतन अलग है, वहां मैरिटलिज्म की प्रधानता है। यदि यूनानी युग में ऐसा ही था, वहां भी हो सकता है कि आश्रम 4 नहीं हो, जीवन का पर्पस कुछ ऐसा ही था। तो वानप्रस्थ में आपको भौतिक चीज, यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द मैटेरियल अटैचमेंट। और लास्ट में सन्यास, 75 से 100 के बीच में सन्यासी कहीं एक जगह पे रुक नहीं सकता। सन्यासी होने का नाम अभिप्राय था। सन्यास इज नॉट एस्केपिज्म। सन्यास का यह मतलब नहीं होता कि पूरी दुनिया छोड़ देना। सन्यास का मतलब होता है पूरी दुनिया के लिए काम करना। परिवार में है तो हम परिवार के लिए काम करते हैं। इसे सन्यासी का अपना परिवार नहीं होता। क्यों? क्योंकि सन्यासी का परिवार कौन है? पूरी दुनिया। इसे सन्यास की परंपरा का बहुत ही अलग मायने है। अब आजकल से कंपैरिजन करना ही ठीक नहीं है कि आजकल आप देखते हैं कि और सन्यासी कभी रुकना नहीं चाहिए। और सन्यासी के लिए क्या होना चाहिए? वो भिक्षा मांगे। भिक्षा उतना जितना हाथ में समा जाए, हाथ के केवल हथेली में समा जाए उतनी भिक्षा लेनी चाहिए। और उसे जंगलों में पेड़ के नीचे निवास करना चाहिए और सामुदायिक भलाई का कार्य करना चाहिए। तो सन्यासी का मतलब है he or she should be attached in the well-being of the community. That is सन्यासी।
समुदाय की भलाई के लिए काम करे सन्यासी, इसलिए अलग अलग आश्रम के हिसाब से धर्म के मायने अलग अलग होते जाएंगे। अब आप देखेंगे अगला है व्हाट इज द 4 हाईएस्ट एम्स ऑफ लाइफ। अगला है 4 पुरुषार्थ। शायद धर्मशास्त्र में 4 से बहुत प्रेम था, हर चीज को 4 में बांटा गया है। तो पहला है 4 आश्रम, दूसरा 4 हाईएस्ट एम्स ऑफ लाइफ। चार पुरुषार्थ। अब 4 पुरुषार्थ में पहला कौन सा है? पहला पुरुषार्थ कौन सा है? कौन सा है, धर्म या अर्थ? फिर यहां गया धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। These are 4 highest aims of life: धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। धर्म का तो मतलब मैंने बता दिया, धर्म इज सुप्रीम, और इसीलिए धर्म का बड़ा महत्व है धर्मशास्त्र में। और दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है कि आजीविका के लिए फुलफिलिंग द फिजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना, संतान की अर्थ का मतलब होता है कि मेटेरियल आवश्यकताओं को पूरा करना, आर्थिक, इकोनॉमिक, व्यवसाय करना। अब देखिए भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना, व्यवसाय करना, लेकिन वो व्यवसाय कहाँ किया जाएगा? गृहस्थ में। इसलिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। गृहस्थी व्यक्ति को व्यवसाय करना चाहिए, आर्थिक आजीविका का उपाय करना चाहिए, लेकिन वो धर्म से प्रेरित होनी चाहिए, धर्म के बिना वो नैतिक होना चाहिए, धर्मानुसार होना चाहिए। धर्म, इसलिए धर्म इज रेगुलेटिंग फोर्स ऑफ एंटायर सोशल लाइफ, यानी पूरे समाज पर किसका नियंत्रण होगा? धर्म पर। हर चीज धर्म से नियंत्रित होगी। ऐसा नहीं लगता है यूनानियों की परंपरा से समान दिखता है? वही यूनानी परंपरा में नैतिकता का प्रभाव था, और धर्म का दूसरा नाम क्या है? नैतिकता। तो अर्थ का वो अर्थोपार्जन धर्म के अनुसार होना चाहिए। दूसरी बात है काम। काम का जो संकीर्ण मतलब है फिजिकल नीड्स, फुलफिलिंग द फिजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना, फुलफिलिंग द फिजिकल नीड, दैट इज अ काम। लेकिन काम का जो बड़ा मतलब है अनंत इच्छाओं की समाप्ति। अनंत इच्छाओं की समाप्ति, यानी कि बस अनंत इच्छाओं को प्राप्त करने की चेष्टा, ये काम है। फुलफिलिंग द फिजिकल नीड, काम तो ये एक संकीर्ण मतलब है। काम का मतलब क्या है? अभी हम अधिकारी बन जाएं, अधिकारी के बाद गवर्नर बन जाएं, ऑल डिजायर्स कम विद इन द डोमेन ऑफ काम। जितनी हमारी इच्छाएं हैं, अब देखेंगे हॉब्स ने क्या कहा? अनंत इच्छाएं हैं। यहां पे नहीं। काम का मतलब है कि हमारी आवश्यकताएं अत्यधिक हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं पर नियंत्रण किसका होना चाहिए? धर्म का। हर चीज धर्म से होनी चाहिए। इसलिए धर्मशास्त्र की परंपरा में धर्म, सर्वोच्चता किसकी है? धर्म की। और ध्यान से आप देखेंगे सर्वोच्चता धर्म की है, तो चिंतन समाज भौतिकवादी होगा या नैतिक और आध्यात्मिक? नैतिक और आध्यात्मिक। जब धर्म की प्रधानता होगी, इसका मतलब मेटेरियल लाइफ इज सेकेंडरी इन कंपैरिजन टू धर्म। उसके बाद आप देखेंगे मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है? लिबरेशन।
लिबरेशन, जिसे बुद्धा ने कहा निर्वाण। यानी मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का ये मतलब नहीं है कि मरने के बाद मोक्ष मिलता है। मोक्ष का मतलब होता है लिबरेशन फ्रॉम आवर डिजायर्स, लिबरेशन फ्रॉम दिस मैटेरियल वर्ल्ड। इसे गीता में कहा गया है लोक संग्रह। गीता में कहा गया है कि निष्काम कर्म योग, यानी जो सन्यासी होता है वो कर्म से विमुख नहीं होता। सन्यासी से बड़ा तो कर्म का व्यक्ति होना ही नहीं चाहिए। बस सन्यासी होने का मतलब क्या है? व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक तो हम दुनिया में रहते हैं और दूसरी दुनिया हमारे अंदर रहती है। सन्यासी का मतलब क्या है? वो दुनिया में तो रहता है, उसके अंदर कोई दुनिया नहीं है। जैसे हमारे अंदर तमाम दुनिया है दोस्तों, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, तो वी आर नॉट सन्यासी। लेकिन लिबरेशन में यही प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, और जो लिबरेशन हो जाए, जिसको मोक्ष मिल जाए, वो क्या होगा? सन्यासी। सन्यासी का मतलब क्या है? अगर वो भौतिक सुविधा के अर्जन में है, पैसा अर्जन करना चाहता है, भौतिक संपदा अर्जित करना चाहता है, सन्यासी का मतलब है जिससे सन्यासी के लक्षण बताए गए हैं, जिसका गर्मी और सर्दी से जिस पर फर्क ना पड़े, वो सन्यासी है। जिसको अभाव से और सुख से कोई फर्क न पड़े, वो सन्यासी है। सन्यासी तरीके बताए गए, किसको सन्यासी माना जाएगा? तो किसी भी परिस्थिति में रह ले, वो सन्यासी है। जिसे मान अपमान की कोई चिंता न हो, वो सन्यासी है। गौतम बुद्ध जंगलों में जा रहे थे, उनको रोका गया। उनको रोका गया कि क्योंकि अंगुलीमाल रहता था, तो गौतम बुद्ध को रोका गया, वहां जा रहे हो, अंगुलीमाल है, अंगुलियां काट लेगा, अब जाओ मत। अब गौतम बुद्ध ने बड़ी शांत किस्म के बुद्ध, गौतम बुद्ध को आप देखेंगे, उनका बड़े ही शांत की फोटो भी देखें तो वैसे लगता है। तो उन्होंने कहा कि अंगुलीमाल, उनका लोग कहा कि सन अंगुलियां काट लेगा। उन्होंने कहा आत्मा हमारे जा रहे हैं, अंगुली काट लेगा, ये अंगुली क्या होती है, चलते हैं। और जैसे आगे बढ़े, बैठा था पेड़ पे, रुक सन्यासी रुक। तो पाली भाषा में कहा कि स्थिर रह, सन्यासी रुक जा, स्थिर हो जा। गौतम बुद्ध ने बड़ी मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो स्थिर हूं, तू कब स्थिर होगा बावरे। और कहा जाता है उसी से अंगुलीमाल का जीवन बदल गया। वो जो सन्यासी गौतम बुद्ध, राजपाट छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, भौतिक संपदा छोड़ दी। और आजकल का सन्यासी कौन है दोस्तों? सुबह सुबह नाम लेने में हमें कठिनाई हो रही है। अब कमाल की बात है, सन्यासी, ओ माय गॉड, व्हाट अ हाईएस्ट एम्स ऑफ लाइफ। सन्यासी होना बहुत ही कठिन है। और दोस्तों सन्यासी, क्योंकि हमारा जीवन सामान्यतः जीवन क्या होता है कि हम मैटर लाइफ में इतने बधे होते हैं, 10 रुपए भी छोड़ने को तैयार नहीं होते। हमारा जीवन देखिए ऐसा है। और लेकिन ये फिर हमने कहा कि सन्यास भारत में, हमने फिर कहा इतनी ऊंची परंपरा कि व्यक्ति गांव छोड़ देगा, घर छोड़ देगा, मैटर लाइफ छोड़ देगा, ऐसा क्या रियली में था या होना चाहिए था? दैट इज नॉट वेरी मच वेरीफाइड। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे। अब कुछ लोग ऐसे थे, तो पूरी समाज की टेंडेंसी तो नहीं बना सकते, समाज की टेंडेंसी तो नहीं बना सकते। लेकिन अब आप देखेंगे कि अगली बात, अगला है 4 वर्ण, 4 हाईएस्ट एम्स ऑफ लाइफ, 4 पुरुषार्थ। अब याद रखिए, अब धर्म की परिभाषा कैसे करिए? सन्यासी का धर्म क्या होना चाहिए? सन्यासी का धर्म मानव कल्याण, सन्यासी धर्म मोक्ष। इसलिए किसका क्या धर्म होना चाहिए? और स्वाभाविक तौर पर विद्यार्थी का धर्म क्या होना चाहिए? विद्यार्जन। हर चीज के पीछे धर्म लगा हुआ है। और इसलिए आप बहुत ध्यान से आप देखेंगे, हमारे यहाँ हर चीज को कहीं न कहीं धर्म से जोड़ा गया। अदरवाइज आप देखेंगे आज की दुनिया में पर्यावरण की समस्या, जब मॉरल और धर्म का प्रभाव नीचे आएगा तो हर तरीके के अत्याचार अनाचार आगे बढ़ेंगे। अब इसी को नैतिकता कह लें। मैटेरियल लाइफ इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर दिस वर्ल्ड, ये तो हमें मानना पड़ेगा। भौतिक समाधान हमें समस्याओं का समाधान नहीं दे सकते। अगला है 4
वर्ण, 4 वर्णास, 4 वर्ण। पहला ब्राह्मिन्स, और ब्राह्मिन्स को हाईएस्ट वर्ण में रखा गया। और मानव धर्मशास्त्र में बताया भी क्या, ब्राह्मण कौन होगा? पहला जो जंगलों में रहता हो, who lives in a forest, जंगल्स, जो विद्या अर्जन के लिए काम करता, who always work for getting the knowledge, और उस विद्या से समुदाय की भलाई करता हो, दैट इज ब्राह्मण। ब्राह्मण की जो विशेषता बताई गई कि पहला जो जंगलों में रहता हो, एनी पर्सन हु लिव इन अ फॉरेस्ट। दूसरा है जो विद्या अर्जन, जिसका मूल काम है भौतिक अर्जन नहीं है, भौतिकता का अर्जन नहीं है, मतलब जिसका मूल काम हो को विद्या। इसका मतलब विद्या का मतलब है नॉलेज, और उस ज्ञान से समूचे समुदाय की भलाई किया जाए, दैट इज अ ब्राह्मण। उसके बाद नीचे क्या था? क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब है जिसका काम था समाज में रक्षा करना, दे वर द गार्डियंस ऑफ द सोसाइटी। समाज में शासन वाला काम, रूलिंग वाला काम क्षत्रियों का था, रूलिंग करना, रक्षा करना, यानी इट वाज दैट टास्क बिलोंग टू द क्षत्रिय। और व्यापारी कौन थे? वैश्य। व्यापारी थे वैश्य, और लास्ट में शूद्र, यानी जो सबकी सेवा करेगा वो शूद्र है। एनी क्लास which will serve the above 3 classes, that is शूद्र। जो सेवक होगा वो शूद्र है, जो व्यापार करेगा दैट इज वैश्य है, और जो रक्षा करेगा वो क्षत्रिय है, और जो ज्ञान अर्जन करेगा वो ब्राह्मण है। दैट वाज अ 4-fold डिवीजन ऑफ सोसाइटी। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे जरा रेफरेंस लिखिए, इसी मामले पे धर्मशास्त्र की परंपरा की सबसे आलोचना होती है। यहां पे तो क्रिटिकल इवोल्यूशन लिखिए, स्कॉलर्स के मत क्या है? पहला पॉइंट, पहला वी आर मेहता, प्रोफेसर वी आर मेहता ने कहा प्रोफेसर वी आर मेहता ने कहा इन चारों वर्णों में, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वी आर मेहता, वैश्य इज द वर्स्ट, वैश्य इज द वर्स्ट वर्णा इन दैट 4-fold वर्णास। इन चारों वर्णों में वैश्य को सबसे निम्न स्थान दिया गया। वैश्य लिखिए, मैं देख रहा हूं, मैं किसको कोट कर रहा हूं, तो अब कारण उन्होंने बताया, सामान्यतः यही मानते हैं। अच्छा, इसके बारे में बड़ी भ्रांतियां भी है। तब कई लोग कहते हैं कि वाई ब्राह्मण इज सुपीरियर, क्योंकि ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ। तो इसमें कई परंपराएं हैं कि समाज के 4 वर्ण को शरीर के 4 अंगों से कंपेयर किया गया है, कि जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ वो कौन है? ब्राह्मण। जो ब्रह्मा के भुजा से पैदा हुआ वो कौन है? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटी, यानी समाज एक शरीर जैसा है, और जो ब्रह्मा के पेड़ से पैदा हुआ उधर से वो कौन है? वैश्य। और जो ब्रह्मा के पैर से पैदा वो कौन है? आप ये बताइए, हम जब किसी को छूते हैं, पैर छूते हैं, माथा छूते हैं? पैर अपवित्र है, पवित्र है? व्याख्या करने की बात है। किसी भी चीज को हम जैसे चाहे वैसे व्याख्या कर दें। देखिए, जब हम स्कॉलर्स के रेफरेंस से आपको बात सुन के हैरानी लगेगी, प्रोफेसर वी आर मेहता ने कहा इन चारों वर्णों में मानव धर्मशास्त्र ने कहा है
अब देखिए, हम किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का बयान यहाँ नहीं लेंगे, सामान्य तो लोगों की मान्यताएं अलग अलग है। उन्होंने कहा है कि जो सामान्य मान्यता है शूद्र नीचे है, ऐसा नहीं है। धर्म शास्त्र में जिसको खराब माना गया है चारों में वैश्य है। वो क्यों, कारण बताया गया है। क्या लिखा आपने? हाँ, वैश्यों को सबसे खराब माना गया या निम्न स्थान दिया गया क्योंकि वैश्यास वेयर ऑक्युपाइड लोअर प्लेसेस इन और फोल्ड वर्णास, क्योंकि वैश्य सदैव अपने फायदे के लिए कार्य करता है। बिकॉज द पीपल बिलोंगिंग टू वैश्य दे ऑलवेज लुकिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, दे वांट टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट। वैश्य केवल अपने लाभ के लिए काम करता है, इसलिए धर्मशास्त्र में उसे खराब माना गया। यानी धर्मशास्त्र में कहा गया है कि सभी वर्णों का काम कैसा होना चाहिए? समाज की भलाई, समाज की सेवा, अपनी भलाई नहीं। तो धर्मशास्त्र में कहा गया कि वैश्य में ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी भलाई करते हैं। लेकिन अब ये स्कॉलर का मत है, लेकिन दूसरा भिखू पारिक ने क्या कहा? अगला पॉइंट, भिखू पारिक ने लिखते हुए कहा, भिखू पारिक सेड दैट कि धर्मशास्त्र की सामाजिक व्यवस्था विषमता मूलक है। द सोशल सिस्टम ऑफ धर्मशास्त्र is not egalitarian. Social system of धर्मशास्त्र is unequal, या सामाजिक धर्मशास्त्र की सामाजिक व्यवस्था क्या है? विषमता मूलक है। अब देखेंगे ये विषमता तो साफ तौर पे दिखती है। अब सवाल ये है फिर आधुनिक समाज में इसकी प्रासंगिकता कहां से आती है? भाई धर्मशास्त्र में अगर, अच्छा आधुनिक समाज डेमोक्रेटिक है या अनइक्वल है? अरे भाई आधुनिक समाज तो लोकतांत्रिक है, आधुनिक समाज लोकतांत्रिक है। और ऐसे में ये कहना कि समाज में चार वर्ण है, चार अलग अलग हैं, तो भिखू पारिक ने कहा कि देयर इज ए इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। और सवाल है कि इनइक्वालिटी है तो हम इसको माने कैसे? अब और एक खास बात है, विवाद, अच्छा विवाद इस पे शायद कम होगा अगर कोई ये कहे कर्म से, अगर ऐसा कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि मनु टोल्ड अबाउट वर्णा नॉट जाति, कास्ट, और बाद में क्या हो गया? वर्णा किस में हो गई? जाति में। डॉक्टर अम्बेडकर का विचार भी हम इससे पढ़ते हैं, उन्होंने अपना विचार दिया है। तो अब सवाल यह है कि आखिर में ये जन्म के आधार पर है तब इसे स्वीकार करना कठिन है, लेकिन अगर ये कर्म के आधार पर है तो इसे अस्वीकार करना कठिन है, क्योंकि समाज में कभी भी एग्जैक्ट एब्सोल्यूट समानता नहीं हो पाएगी। इसका मतलब है, और आखिर में अगर हम ये देखें कि जो शिक्षा लेगा, जो पूरे समुदाय के भलाई काम करेगा, whosoever is teaching is a Brahmin, but again I am saying that आज के जमाने में कोई ब्राह्मण है ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा के साथ, ज्ञान के साथ अपना भला हो रहा है, समुदाय का अपना भला हो रहा है। इस वजह से हमने फिर कहा इट अपियर्स मोर आइडियल सिस्टम देन रियल। लेकिन भिखू पारिक ने कहा भाई ये तो विषमता मूलक सिस्टम है। अब और डॉक्टर अम्बेडकर ने इससे बड़ा अटैक किया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने वर्ण और जाति के बीच में कोई ही नेवर मेड एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन वर्ण एंड कास्ट। लेकिन वी आर मेहता ने कैसे इसको, इसके बारे में और क्या अगला पॉइंट है? तो अलग अलग अगला पॉइंट है कि वी आर मेहता ने कहा कि धर्मशास्त्र में उपलब्ध
धर्मशास्त्र में उपलब्ध विचारों से विरोधाभासी निष्कर्ष निकलते हैं. We can draw a paradoxical conclusion from धर्मशास्त्र. धर्मशास्त्र के विचारों से विरोधाभासी निष्कर्ष निकलते हैं क्योंकि एक स्थान पर यह लिखा गया है, because at one place it is written that, क्योंकि एक स्थान पर ही लिखा गया है कि जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, whosoever is not aware about the religious scriptures, जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अगर वो श्राद्ध कराता है, in absence of knowledge of religious scriptures, he performs the rituals. अगर वो श्राद्ध कराता है तो वह नरक में जाएगा, वह पाप का भागीदार होगा. Therefore he will go in a hell. Any person who does not know the knowledge of religious scripture and he performs the rituals like श्राद्ध, then that person will go in a hell. अब जरा सोच के देखिए, ऐसा व्यक्ति जो धर्म को बिल्कुल नहीं जानता हो, कर्म कांडों को बिल्कुल नहीं जानता हो और पूजा कराता हो, कहां जाएगा? नरक में, पाप में. इसका मतलब है, इट अपीयर्स दैट Varna is based on the function rather than birth. क्या करें? जिसका श्राद्ध होगा वो कहा जाएगा, वो तो नहीं बताया गया. लोगों ने कहा कि नहीं, श्राद्ध मरने के बाद होता है, श्राद्ध मरने के बाद होता है. तो इसका श्राद्ध होगा, कहां जाएगा ये तो वेरीफाइड नहीं किया उन्होंने. लोग कहते हैं स्वर्ग में जाएगा. लेकिन अगर ऐसा आदमी जो खुद ही नहीं जानता हो वो श्राद्ध करा रहा है, दैट इज डेंजरस. इसीलिए दो विरोधाभासी निष्कर्ष निकलते हैं. और ये बात वी.आर. मेहता ने दूसरा भी एग्जाम्पल दिया महिलाओं के बारे में. भाई महिलाओं के बारे में बताना जरूरी है. क्या कहा उन्होंने? तो एक जगह तो धर्मशास्त्र में लिखा है, यत्र नार्यस्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता. जहां जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास है. इसका मतलब है महिलाएं तो लक्ष्मी हैं, दुर्गा है. मुझे पता था ऐसा रिएक्शन आएगा, इसमें तीसरा छोड़ दिया मैं. लेकिन दूसरी जगह धर्मशास्त्र में उन्होंने ये भी लिखा, दूसरे धर्मशास्त्र में लिखा कि वी.आर. मेहता का रेफरेंस. देखिए, ऐसे मामलों में भाई प्रोफेसर की राय हम देते हैं. अब मूल्यांकन करने की बात है, आलोचना करना है क्या है, तो हमारी आपकी राय का इंपॉर्टेंस नहीं है. जो किसी स्कॉलर ने रिसर्च किया है तो उसका रेफरेंस हम देते हैं. तो वी.आर. मेहता ने कहा कि दूसरी बात ये लिखा गया है मानव धर्मशास्त्र में कि ब्रह्मा ने जब महिलाओं को बनाया तो बनाते समय उनमें ऐसा दुर्गुण भर दिया, उनको कहीं अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है. इसलिए जब वो बचपन में हो तब उन पर किसका नियंत्रण होना चाहिए? पिता का. जब बड़ी हो तो पति का, और जब बूढ़ी हो जाए तो बेटे का. अब सवाल है कि दोनों बातें दो जगह आ रही हैं. इसी बात को लिख लीजिए. महिलाओं के संबंध में भी ऑन द इशू ऑफ वुमन, महिलाओं के संबंध में भी दो प्रकार के विचार विद्यमान है. ये वी.आर. मेहता की राय है. इवन टू ओपिनियन एग्जिस्ट over
द इशू ऑफ विमेन्स टू। महिलाओं के बारे में भी दो प्रकार की मान्यताएं विद्यमान है। पॉइंट नंबर 1, कि जहां महिलाओं की पूजा होती है wherever women are worshipped, God live there। जहां महिलाओं की पूजा होती है वहां ईश्वर का निवास होता है। wherever women are worshipped, God live there। दूसरा पॉइंट, लेकिन उन्होंने यह भी कहा बट उन्होंने कहा मतलब धर्मशास्त्र में, लेकिन धर्मशास्त्र में यह भी लिखा गया है कि महिलाओं पर पिता पति और बेटे का नियंत्रण होना चाहिए। बट he also said that women should be subject to the control of father, husband and son। महिलाओं पर पिता बेटे और पति का नियंत्रण होना चाहिए। वुमन शुड बी द सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ फादर, सन एंड हस्बैंड एट द डिफरेंट स्टेज ऑफ हिज लाइफ। इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया? अगला पॉइंट, अतः यह स्पष्ट है कि जन्म के आधार पर समाज में इस विषमता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी can't be accepted on the ground of birth। इस प्रकार की विषमता को जन्म के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी can't be accepted on the ground of birth। लेकिन कर्म के आधार पर, बट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस और डीड्स, कर्म के आधार पर इस विभाजन को समाज में किसी न किसी रूप में स्वीकार किया जाता है। But on the basis of functions or deeds, we accept their division directly or indirectly। Their division directly or indirectly। तो बात बहुत साफ है, यानी सही मायने में जन्म के आधार पर विषमता आज के आधुनिक लोकतांत्रिक युग में न संविधान स्वीकार करता है न सामाजिक व्यवस्था। लेकिन अगर कर्म के आधार पर ऐसी बात है, थोड़ा मॉडिफाइड रूप में आज भी आप देखेंगे, ऐसा नहीं भाई कोई न कोई तो सर्विस करना ही पड़ेगा, अब से शूद्र का ये नाम कुछ और दे दीजिए। लेकिन भारत में बड़ी विसंगति ये रही कि जो वर्ण जाति में क्या अंतर है या नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के आने के बाद भी जातियों का प्रभाव बना रहा। और वो हम इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते कि लेटर इट वाज ट्रांसफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो लोगों ने जन्म के आधार पर क्लेम करना शुरू कर दिया कि वो ब्राह्मण हैं, वो क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। इससे समाज में विषमता उत्पन्न हुई। जिस बात पे सबसे बड़ा प्रहार किया है डॉक्टर अम्बेडकर ने, तो वो बात हम तो अलग से पढ़ेंगे। लेकिन दैट इज अ फोरफोल्ड डिवीजन ऑफ सोशल सिस्टम अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र। और याद रखिए, धर्म का प्रधानता हर जगह है। और फिर उन्होंने समाज को बांटा कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग।
एंड विच टाइम इज, इसलिए भारतीय परंपरा में ईयर के हिसाब से समय को नहीं बांटा गया। पहला बर्थडे का कोई विचार ही नहीं है, इन द ट्रेडिशन बर्थडे वाला विचार नहीं है, युगों में बांटा गया है। और सबसे हाईएस्ट युग कौन सा है? सतयुग, एज ऑफ ट्रुथ। एज ऑफ ट्रुथ सबसे बड़ा युग माना गया है, जबकि कलयुग क्या है? द डोमिनेंस ऑफ मेटेरियल लाइफ। और आजकल क्या है? कलयुग है, मशीनों का जमाना है, मेटेरियल लाइफ है। और हाईएस्ट युग कौन सा होना चाहिए? सतयुग। और मुझे तो याद है कि हम लोग छोटे थे, गांव में थे, तो पहली बार एक सम्मेलन में गए थे, कौन से गुरुदेव, गुरुदेव जी आए थे, उनका अब सतयुग आएगा, और गांव के लोग बड़े ही खुशी से वापस आए, सतयुग आएगा। और तब तक हो गए 45 साल अभी मेरे देखते देखते, सतयुग आए नहीं दोस्तों। तो सतयुग आए नहीं, हमें पढ़ना है, लिखना है, कौन सा लाना है। तो ये तो आप इमोशनल इसमें नहीं होने की आवश्यकता है, हमें तो पढ़ना है। लेकिन सवाल ये है, आप कहेंगे सर ये बताओ, आप सोशल इश्यू पढ़ा रहे हो, पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हो? अभी तक धर्मशास्त्र पढ़ के ये इंप्रेशन आ रहा है समाज, धर्म, सवर्ण, ये तो सोशल इशू है। लेकिन भारतीय परंपरा बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। अब सोशल इशू के बाद ही राज्य सरकार की बात होगी, पहले राज्य आया, पहले समाज आया। इसलिए सोसाइटी इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन स्टेट। अब राज्य की बात होगी, और राज्य की बात कैसी होगी? अगला हेडिंग, धर्मशास्त्र का राजनीतिक विचार। द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र का राजनीतिक विचार। और देखिए, हर के चिंतन में धर्म ही रहेगा, समाज के चिंतन में धर्म केंद्र में रहेगा, राजनीति के चिंतन में धर्म केंद्र में रहेगा। और अगर हम राजनीतिक विचार की बात करें तो पहला कहेंगे राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई। पॉलिटिकल थॉट की बात करेंगे तो राज्य पर आ जाएंगे। और ये सिर्फ कहा भी जाता है, पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द स्टेट, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड विद द स्टेट। तो व्हाट इज फर्स्ट? दैट इज ओरिजिन ऑफ स्टेट, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरा, व्हाट इज नेचर ऑफ स्टेट, राज्य की प्रकृति कैसे हुई। ऐसी चीजों को हमेशा हम बांटना सीखेंगे। कहीं भी पढ़िए, हॉब्स को पढ़िए, लॉक को पढ़िए, तो चीजों को हमेशा एकदम से बी क्लियर अबाउट दैट। नेचर क्या है, फिर राज्य का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, तभी तो हमें पता चलेगा कि व्हाट इज स्टेट। और ये तो दिख ही रहा है कि धर्मशास्त्र की परंपरा में, अब याद रखिए ओरिजिन कैसे हुआ। एक बार बहुत ध्यान से आप देखिए, हमारे पूरे कल्चर में जो दिखती है बात, जितनी भी लड़ाइयां हुई है उसमें अंत में कौन जीता? महाभारत, रामायण। उसका व्हाट इज लास्ट, अंतिम निष्कर्ष क्या है? सत्य की विजय हुई है। और ये चीजें क्यों बताई गई? जिससे लोगों में पेशेंस रहे, पेशेंस रहे। और जब अभी ये पौराणिक मान्यता है, लेकिन अब अर्जुन जब लड़ रहे थे, तो देखो पांडव की सेना ज्यादा बड़ी थी या कौरव की? कौरव की सेना में धनुर्धारी ज्यादा थे। भीष्म किसमें थे? कौरव के साथ। दुर्योधन किसमें थे? कौरव के। कर्ण किसमें था? अश्वत्थामा किसमें थे? अर्जुन का मास्टर ही कौरवों के साथ था। आप याद रखिएगा, सेना के हिसाब से देखेंगे, पांडव कौरव के बीच में कोई संतुलन नहीं था। और तुलसीदास ने इसी बात को लिखा है कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा। जो राम और रावण की लड़ाई थी, उसमें तो रावण तो जमीन के नीचे थे और रावण बड़े रथ पे था। जीता कौन?
इसलिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप विश्वास रखिए प्रकृति में। इसी आदि के धार्मिक व्यक्ति फ्रस्ट्रेट नहीं होता। अगर आप में निराशा हो रही है, आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी भौतिकतावादी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। ध्यान से बैठिए, इत्मीनान से रखिए। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, फल न मिले ऐसा आज तक नहीं हुआ है। पेशेंस तो रखिए। अगर किसी कारण से इतने मेहनत के बावजूद रिजल्ट आपकी अपेक्षा से नहीं आ रहा है और आपने बहुत हार्ड वर्क किया है डेडिकेशन के साथ, परिणाम न मिले वो इतनी संभावना है कि सूरज निकलना बंद कर दे। अब इसे फिजिक्स का नियम मान लीजिए, धर्म का सिद्धांत मान लीजिए। एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी लगाते हैं तो खत्म हो जाती है या चैनलाइज हो जाती है? अपना टाइम। निराश क्यों होते हो दोस्तों? अब ये शक्तिमान हिलाना पड़ेगा। सूरज हम निकालते हैं। यही भौतिकतावादी चिंतन क्या है? थोड़ा खुशी हो गए, आसमान छू लिया, ये मिल गया, और थोड़ा सा रुकेगा, ये दुनिया है महफिल। इसे बिलीव, इसे सत्य में हो जाती। कितने एग्जाम्पल बताते हैं, अंतिम लड़ाई सच की ही जीत हुई है दोस्तों। बस हमें पेशेंस नहीं रहता। हम पेशेंस खत्म के, नहीं नहीं भाई, जो असत्य के मार्ग पर है वही प्रभावशाली है। हाउ आई कैन विन द वॉर। तो आप कह दिले दें, राज्य की उत्पत्ति कब हुई? जब सब लोग धर्म का पालन करेंगे, जब सब नैतिक होंगे, तो समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। और इसलिए आप देखेंगे, लेकिन जैसे ही लोग धर्म का पालन करना बंद कर देंगे तो क्या होगा? आजकल धर्म का पालन बंद हो गया है कि नहीं बंद हो गया है? तो मानव धर्मशास्त्र में क्या आ गया? राज्य की उत्पत्ति कैसी होगी? पहला पॉइंट धर्मशास्त्र में कहा गया, इट इज धर्मशास्त्र में कहा गया कि जब धर्म का पालन नहीं होता, इन केस ऑफ डिसओबीडियंस ऑफ धर्म, जब धर्म का पालन नहीं होता दोस्तों, याद रखिए, तो फिर कर्ण अर्जुन आएंगे, लेकिन कल आएंगे, आज नहीं।